हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सभी लोग आ जाओ जल्दी से। यस 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 यस। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों के इधर क्या हो रहा है? बारिश वारिश हो रही है? हाँ हाँ भाई, यहाँ तो तगड़े से बारिश हो रही है। यहाँ तगड़े से बारिश हो रही है। यदि थोड़ी देर के लिए नेट फ्लक्चुएट करे तो परेशान मत होना, क्योंकि बहुत तगड़ी बारिश हो रही है तो लाइट जाती है आती है। तो जब लाइट जाती है तो बैकअप ऑन होता है। तो बैकअप ऑन होने में क्या होता है कि 30-35 सेकंड लगते हैं। 30-35 सेकंड बैकअप ऑन में लगते हैं और फिर नेट चला जाता है तो नेट को रिकवर होने में 1 मिनट लगता है। तो कम से कम 2 से 3 मिनट तक दिक्कत आती है, मगर ना तो क्लास रुकेगी, ना क्लास बंद होगी, ना किसी तरह का कुछ होगा। बस 2-3 मिनट हो तो देख लेना। अच्छा, ये भी मैं पहले से इसलिए बता रहा हूँ कि शायद हो जाए, ऐसा नहीं कि होगा। इन्फॉर्म इसलिए दे रहा हूँ कि जैसे आप लोगों को यदि कहीं लैग करता हुआ दिखे या रुक जाए स्क्रीन, तो आप समझ जाना कि वही सिचुएशन आ गई। अभी 1-2 मिनट में सब सही हो जाएगा। अच्छा, आ हा हा ऋषित बेटा, मैं भूल गया। मैं एक्चुअल में भूल गया थोड़ी सी, है ना, तबीयत नासाज थी तो मैं भूल गया और दूसरे काम में थोड़ा बिजी हो गया था। हाँ, मैं लिख देता हूँ, भूल गया हूँ तो मैं लिख देता हूँ। बच्चों, आज मंडे को मैं डाल दूंगा। आज मंडे को, मैं भूल गया था इसलिए मंडे को डाल देता हूँ। आज मंडे को मैं टेलीग्राम चैनल पे ये सारी चीजें डाल दूंगा। मुझे संडे को डालनी थी, मैं भूल गया, है ना। क्या क्या डाल दूंगा? कंप्लीट क्यूएसडी सीट, कंप्लीट क्यूएसडी सीट, ठीक है। सेलेक्टेड जेई मेंस के क्वेश्चन जो आपको करने चाहिए, सेलेक्टेड जेई मेंस के क्वेश्चन जो नीट में आ सकते हैं आपको करने चाहिए, ठीक है। नीट पीवाईक्यू, नीट पीवाईक्यू, ठीक है ना। ये 3 चीजें मैं आपको डाल दूंगा और साथ में डाल दूंगा सीएसडी नोट्स, सीएसडी नोट्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स, हैंड, हाँ, रिटन नोट्स, सीएसडी नोट्स डाल दूंगा, ठीक है। ये सब टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। किसी को प्रॉब्लम है कि वो टेलीग्राम चैनल कौन सा है, तो आपको मैं बता देता हूं। ये देखो टेलीग्राम चैनल, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, इस चैनल पे। इसको स्कैन कर लेना, इसी चैनल पे सब कुछ मिलेगा। इसी चैनल पे ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इसको कहीं लगा देता हूँ, इधर लगा देता हूँ, इधर लगा देता हूँ, ठीक है। इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप जाएंगे तो मिल जाएगा। हाँ अंजलि, लास्ट ईयर के नोट्स चल जाएंगे, बस उनको अपडेट करते रहना। लास्ट ईयर के नोट्स चल जाएंगे बेटा, यहीं से पढ़े हो। आज नया चैप्टर चालू होगा थर्मोडायनेमिक्स, आज नया चैप्टर चालू होगा थर्मोडायनेमिक्स। आज नया चैप्टर चालू होगा थर्मोडायनेमिक्स। हाँ तो ठीक है एडी, देखो एडी करनी प्रैक्टिस है। यदि आप उससे भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत आ रही है रेहान? रेहान क्या दिक्कत आ रही है? खुश रहो बेटा, यादव जी खुश रहो। बेटा मैं क्यूएसडी सीट डिस्कस करता हूं ना, दूसरा कोई क्यूएसडी सीट नहीं डिस्कस करता होगा, तो सबके अपने अपने तरीके हैं। नमस्ते बेटा, नमस्ते। हाँ रेहान बेटा, पहले सारे लेक्चर देखो। यदि हर लेक्चर आपने देखा है तो आपसे हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन करो। हाँ रेहान, सबसे पहले सारे लेक्चर देखिए फिर क्वेश्चन करिए। राकेश बेटा, आपका पहला दिन है तो कोई दिक्कत नहीं। आज से पहला चैप्टर है, आज से नया चैप्टर चालू हो रहा है थर्मोडायनेमिक्स। आज से नया चैप्टर चालू हो रहा है थर्मोडायनेमिक्स।
रेहान बेटा चीजों को समझिए आराम से फिर करिए। हाँ, पिछले 3 चैप्टर रिवाइज कैसे करें, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो पिछले 3 चैप्टर को रिवाइज करने का तरीका ये है कि आप एक टाइम बना लें, मतलब एक टाइम बना ले 1.5 से 2 घंटे का। कोई 1.5 घंटे का बना ले, कोई 2 घंटे का बना ले, कोई 1 घंटे का बना ले, अपनी क्षमता के हिसाब से बना लो। और उसमें पर डे रिवीजन किया करो पुराने चैप्टर का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का मेनली, क्योंकि ये क्वेश्चन वाले चैप्टर हैं। और बायो का भी करो, कोई गलत बात नहीं है, आप इस तरह से कर सकते हो। मगर ये टाइम टेबल फॉलो देखो कोई नहीं कर पाएगा, मैं लिख के दे रहा हूं, कोई नहीं कर पाएगा, वो टाइम टेबल ब्रेक जरूर होगा। और जबकि बहुत इजी टाइम टेबल है, मतलब पर डे आप 2 घंटे या 1.5 घंटे अपनी क्षमता के हिसाब से, पर डे आप 2 घंटे या 1.5 घंटे, है ना, 1.5, 1 मिनट रुक जाओ, 1.5 घंटे सही से लिख दो। 1.5 घंटे का मतलब होता है 3/2। पर डे आप 2 घंटे या 1.5 घंटे रिवीजन करो, रिवीजन करो पर डे। कैसे करो मैं बता देता हूं। पर डे, पर डे आप एक अपना टाइम टेबल बना लो कि ये 1.5 घंटे या 2 घंटे मुझे रिवीजन करने हैं। और मेरे हिसाब से अभी 1.5 घंटे रखो या 1 घंटे रखो, जरूरी नहीं कि 2 घंटे, 1 घंटे भी रख सकते हो, आपकी क्षमता के हिसाब से है। आप 1 घंटे भी रख सकते हो क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, 1 घंटे भी रख सकते हो। अब इसको यूज कैसे करोगे, देखो हमारा एम सिलेक्शन करना है, हमारा एम केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, फिजिक्स नहीं पढ़ना है, बायोलॉजी नहीं पढ़ना है, हमारा एम सिलेक्शन है। तो इसको यूज ऐसे करो, देखो 2 दिन आप केमिस्ट्री करो, 2 दिन आप फिजिक्स करो, ठीक है, 1 दिन आप बायोलॉजी रिवाइज करो। 5 दिन हो गए, 5 दिन आपके हो गए, है ना, 5 दिन आपके हो गए। आप चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स वैसे हफ्ते में जैसे 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं तो तुम इस तरह से कर सकते हो, 7 दिन होते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हो, है ना। 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन फिजिक्स, 1 दिन बॉटनी, 1 दिन जूलॉजी, ये लो। और 1 दिन आप अपना संडे अपना दूसरी चीजों के लिए रखो, 1 दिन आप अपना छोड़ लो। अब आप 2 दिन केमिस्ट्री रिवाइज करो, 2 दिन फिजिक्स रिवाइज करो, 2 दिन ये रिवाइज करो, 1 दिन ये रिवाइज करो। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है। अब बच्चा कहेगा कि सर 2 दिन में कितना होगा, परेशान ना हो, बहुत लंबा टाइम है आपके। 2 दिन में आप रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन करने में हो जाएगा। मान लो फिर भी किसी को ये टेंशन है कि सर ऐसे करें कि ना करें, तो एक दूसरा तरीका और बता देता हूं। आप पहले मैं यही बता देता हूं फिर क्लास स्टार्ट करता हूं। दूसरा तरीका आप रिवीजन का ये निकाल सकते हो, देखो जैसे मैंने एक चैप्टर केमिस्ट्री रिवाइज किया, रिवीजन आप कर उसी टाइम रहे हो, तो मान लो तुमने एक चैप्टर केमिस्ट्री रिवाइज कर लिया, फिर एक चैप्टर फिजिक्स रिवाइज कर लो, ठीक है, फिर एक चैप्टर बायो, बायो में जूलॉजी या बॉटनी, ऐसे। इससे क्या होगा, रिदम नहीं ब्रेक होगा, इससे रिदम नहीं ब्रेक होगा, बस इससे रिदम नहीं ब्रेक होगा। डेली आपको 1.5 घंटे, 2 घंटे या 1 घंटे देने हैं। अब आप अपनी क्षमता के हिसाब से निकाल लो, ठीक है। मान लो तुमने कहा कि चलो मैं मोल कॉन्सेप्ट कर रहा हूं, तो पहले सारा मोल कॉन्सेप्ट हो गया, मान लो पहले 4 दिन में मोल कॉन्सेप्ट हो गया, तो फिर अगले 4 दिन में आपने फिजिक्स उठाया, यूनिट एंड डायमेंशन कर लिया, फिर अगले 1 दिन या 2 दिन में आपने यूनिट एंड सेल कर लिया, है ना, सेल एंड सेल साइकिल कर लिया। अब फिर आप आ गए केमिस्ट्री में, ये सर्किल चलता रहेगा, इस सर्किल को चलाते रहो। और फिर ये लो, फिर केमिस्ट्री का तुमने मान लो लिक्विड सोल्यूशन उठाया, फिजिक्स का मान लो 1D उठाया, 1D मोशन। अब आपने जूलॉजी का उठा लिया, बायोमॉलिक्यूल्स। अब ये बस चलाते चले जाओ, चलाते चले जाओ, चलाते चले जाओ, 1.5-2 घंटे डेली। अब बात आई रिवीजन करेंगे कैसे, है ना। एक ये भी तो बात है कि सर आप ठीक है प्लानर बना दिया, अब आप ये वाला प्लानर यूज कर लो, चाहे ये वाला यूज कर लो, ठीक है। मगर मेरे से पूछो कि सर आपको कौन अच्छा लगता है, तो मुझे ये प्लानर अच्छा लगता है, क्योंकि क्या होता है कि रिदम ब्रेक होता है ना, तो मजा कम आती है, मुझे ये प्लानर अच्छा लगता है। अच्छा, अब रिवीजन में करोगे कैसे, देखो रिवीजन करने का तरीका क्या है कि हम रिवीजन कैसे करें। रिवीजन करने का तरीका इतना है, आप लेक्चर नोट्स करो अच्छे से, जो टीचर ने पढ़ाया है उसके नोट्स करो, आप अच्छे से लेक्चर नोट्स करो। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो रॉन्ग क्वेश्चन,
फिर और कुछ नहीं करना है। लेक्चर नोट्स के सारे क्वेश्चन करने हैं, लेक्चर नोट्स को रिवाइज करना है और उसके सारे क्वेश्चन करने हैं, उसके सारे क्वेश्चन करने हैं। लेक्चर नोट्स को रिवाइज करना है, उसके सारे क्वेश्चन करने हैं। फिर जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं बस उनको रिवाइज करना है। जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, कहां कहां रॉन्ग हुए? आपने क्यूएसडी सीट की, वो क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुए वो करो फिर से। आपने जेई मेंस के पीवाईक्यू किए थे, उनमें जो क्वेश्चन आपसे पहले राउंड में नहीं हुए थे वो फिर से करो। आपने नीट की पीवाईक्यू की थी, उसमें जो क्वेश्चन आपसे पहले राउंड में नहीं हुए थे वो क्वेश्चन करो। आपने नीट एडवांस बुक की थी, बस इतना ही करना है फिजिकल केमिस्ट्री में। वो क्वेश्चन जो आपसे पहले राउंड में नहीं हुए वो करो, बस इतना करना है। मान लो जैसे क्यूएसडी सीट, हम केमिकल काइनेटिक्स की बात कर ले। केमिकल काइनेटिक्स में मैंने शायद क्यूएसडी सीट 7 या 8 दिए, 8 दिए, आई थिंक 8 दिए, तो 8 पंच 40। अब 40 क्वेश्चनों में से मान लो तुमसे 10 क्वेश्चन नहीं हुए, तो ये 10 क्वेश्चन सिर्फ रिवाइज करने हैं। अब जेई मेंस की पीवाईक्यू की सीट जहां तक मुझे याद है उसमें 35 क्वेश्चन है, 35 या 30 या 35 क्वेश्चन है। अब 35 क्वेश्चन में से मान लो आपसे 10 नहीं हुए हैं, तो सिर्फ ये 10 रिवाइज करने हैं। अब नीट के पीवाईक्यू में मान लो 50 क्वेश्चन है, उसमें से आपके 5 नहीं हुए या 8 नहीं हुए, तो 8 ये रिवाइज करने हैं। नीट एडवांस की बुक में 70 क्वेश्चन होंगे, केमिकल काइनेटिक्स में 70-80 क्वेश्चन है। अब 70-80 क्वेश्चन में मान लो आपसे 15 क्वेश्चन नहीं हुए या 20 नहीं हुए, तो वो आपको करने हैं। मतलब रिवीजन में आपको सिर्फ 40-50 क्वेश्चन करने हैं। और रिवीजन करते समय जो क्वेश्चन फिर से ना हो उसको एक अलग साइन दो, उसको फिर करना है आगे फ्यूचर में। देखो, जो क्वेश्चन पहले राउंड में आपसे निकल गया, 99% उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो हर बार तुमसे निकल जाएगा, हर बार तुमसे सही हो जाएगा। मगर जो क्वेश्चन तुमसे पहले राउंड में नहीं हुआ है वो दूसरे राउंड में भी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 40 से मतलब 80% तक होती है। तो इनकी हमें ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, रिवीजन करते समय एक और काम कर लो बस, कि जो तुम्हें वीक सब टॉपिक लगते हैं, क्यों, एक बार चैप्टर पढ़ चुके हो तो वीक सब टॉपिक पता है, तो जो तुम्हारे वीक सब टॉपिक है उन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, उन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। वीक सब टॉपिक पे फोकस करना कि यार ये हमारे अच्छे करना है, फोकस करना है कि ये हमें अच्छे करना है। और यदि कहीं से एक चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाए तो आप टेस्ट दे लो, जिससे क्या होगा, आपको यह पता चल जाएगा कि आपका रिवीजन कैसा हुआ है। चैप्टर वाइज यदि कहीं टेस्ट मिल जाए, तो बच्चों ने कहा सर चैप्टर वाइज टेस्ट पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसके 2-3 तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट आप इस तरह से भी कर सकते हो कि किसी बुक के आपने क्या किया, हर सब टॉपिक के 5-5 क्वेश्चन रैंडम कर लिए। आपने ये डिसाइड किया कि 1 घंटे में मैं 20 क्वेश्चन करूंगा एज ए चैप्टर वाइज टेस्ट, और 5-5 क्वेश्चन रैंडम हर सब टॉपिक के कर दिए। अब देख ली मेरी इक्वेसी कितनी है। एक तरीका यह है, एक तरीका और है एआई के थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू। वैसे मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट उसमें डाल रखे हैं, टेलीग्राम चैनल पे चैप्टर वाइज टेस्ट डाल रखे हैं पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। और मैं चैप्टर वाइज टेस्ट लेता भी हूं, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे भी मैंने डाल रखे हैं। मान लो किसी के पास नहीं है तो वो चैट जीपीटी से भी बना सकता है कि भाई केमिकल काइनेटिक्स के ये सब टॉपिक है, इस सब टॉपिक के 2 क्वेश्चन, इस सब टॉपिक के 5, इस सब टॉपिक के 6, इस सब टॉपिक के 8 क्वेश्चन दे दो मुझे। तो कभी कभी दे देता है, मगर अब वो गलत दे रहा है सही दे रहा है ये तुम पकड़ नहीं पाओगे, ये तुम पकड़ नहीं पाओगे, तो वहां थोड़ी दिक्कत है आपके लिए, है ना। मगर चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, कुल मान के आप ये चलो। तो रिवीजन इस तरह से करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का है ना। बायोलॉजी में आपको पीवाईक्यू जरूर करने हैं। आप बायोलॉजी में क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी क्लास मतलब टीचर के नोट्स, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू। बायोलॉजी के रिवीजन में आप क्या करो, टीचर के नोट्स कर लो, एक बार उस चैप्टर की पूरी एनसीईआरटी पढ़ लो अच्छे से, और पीवाईक्यू कर लो उस चैप्टर के पीवाईक्यू कर लो। बायोलॉजी में आप इस तरह से कर सकते हो। चलो, अब ये सारा बात हो गई डिस्कस, ठीक है। तो एक बच्चे ने रिवीजन के लिए बोला, और रिवीजन इस समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैंने बता दिया कि रिवीजन कैसे करना है। और एक टाइम बना लो, चाहे 1 घंटे का बनाओ,
किसी बच्चे को लगता है कि सर 1 घंटे में क्या होता है, आप करना शुरू करो और 1 महीने बाद बात करो। 1 महीने में 30 घंटे होते हैं। 1 महीने में 30 घंटे होते हैं और आप पूरे हफ्ते में 30 घंटे से कम सेल्फ स्टडी करते हो। क्या आप पर डे 5 घंटे सेल्फ स्टडी करते हो? नहीं करते हो। पर डे 5 घंटे सेल्फ स्टडी करते हो? नहीं। और आपने 30 घंटे 1 महीने में लिए, तो इसका मतलब 1 हफ्ते की पढ़ाई के बराबर हो गया। देखा? तो 1 घंटे भी कर रहे हो तो ये कम नहीं है, 1.5 घंटे भी कर रहे हो तो कम नहीं है। तो मेरे हिसाब से 1.5 घंटे अभी बना लो, 1 घंटे 1.5 घंटे बना लो। हाँ, और यदि किसी के पास टाइम है, क्योंकि आप लोग ड्रॉपर में भी हो, बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर के हैं और ऐसे बच्चे भी हैं जिनके 500 नंबर आए हैं, 480 आए हैं, तो उनका थोड़ा सा पढ़ने का तरीका थोड़ा अच्छा रहता है, मतलब वो ज़्यादा फास्ट है, क्यों? उनको काफ़ी कुछ आता है, तो वो 1.5 घंटे से 2 घंटे का भी रिवीजन बना सकते हैं। और वैसे जो बाकी बच्चे हैं वो 1 घंटे से 1.5 घंटे का बनाए, ठीक है? और आप उनके बराबर पहुंच जाओगे दिवाली तक। चलो, अब हम लोग सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। देखो, आज थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर चालू हो रहा है। आज हमारा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर चालू हो रहा है, ठीक है? पहली क्लास है। तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर की पहली मैं खास बात बता दूं सारे बच्चों को, जो पुराने बच्चे हैं वो जानते भी होंगे, ठीक है? इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा, थर्मोडायनेमिक्स में करना कैसे है। देखो, हर चैप्टर को पढ़ने का अपना एक तरीका होता है। हर चैप्टर को पढ़ने का अपना एक तरीका होता है, ठीक है? अब मेरे को बताइएगा, सुनना, मेरे परिवार में, सर मेरा भी पहला दिन है। प्रिंस मलिक, तुम्हारा कहां से पहला दिन है? तुम तो इतने बार दिखते हो हमें, है तुम्हारा नाम मुझे याद है, प्रिंस मलिक। हाँ, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मुझे नाम याद है। मंडल है, प्रिंस मलिक है, अभिषेक है, स्वाति है, श्वेता है ना? इन सब के नाम तो मुझे याद है, ठीक है? विकास है, विशाल है, बहुत सारे बच्चे हैं, हाँ, जिनके तो क्योंकि वो रेगुलर आते हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं, तो उनके तो नाम मुझे बहुत याद रहते हैं। हाँ, इमरान है, और प्रिंस नाम के 1-2 बच्चे नहीं है, एक प्रिंस मलिक है, एक सिर्फ प्रिंस है, ठीक है? और एक प्रिंस यादव करके है। चलो, बहुत सारे बच्चे हैं। हाँ, खान है, अर्चना है, आंचल है, बहुत सारे बच्चे हैं। चलो, अब बात करते हैं। देखो, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने का एक तरीका है। आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखो सुनना। मेरे घर में, मेरे परिवार में, जैसे आप हो तो आपके 2 परिवार हैं, एक मम्मी का परिवार, एक पापा का परिवार, ठीक है? आप ये मानो कि मम्मी के परिवार में सिर्फ 10 लोग हैं। मम्मी के परिवार में सिर्फ 10 लोग हैं, मतलब आपके मामा, आपकी मौसी, आपकी बुआ, नहीं बुआ पापा के परिवार के हुए, मामा और मौसी, ये मामा और मौसी का परिवार, नाना नानी, इन सब का परिवार मिला के टोटल 10 लोग हैं। तो आपको उनके नाम याद रखने में कितनी टेंशन होगी? बहुत कम टेंशन होगी। क्यों? मामा 1 या 2 है तो नाम याद रहेगा, मौसी 1 या 2 है, नाम याद रहेगा, उनके बच्चे भी 1 या 2 है, नाम याद रहेगा, नाना 1 है, नानी 1 है, नाम याद रहेगा, और इस तरह से 10 लोग हो गए। मगर ये मम्मी का परिवार है, मगर फादर के परिवार में 100 लोग हैं। 100 लोग हैं, मतलब पापा के 3-4 भाई हैं, फिर उन सबके 3-3 4-4 लड़के हैं, फिर उनके सबके 4-5 5-5 लड़के हैं, फिर 2-3 बुआ हैं, उनके लड़के हैं, तो उनके परिवार में 100 लोग हैं। अब 100 लोगों का नाम क्या आराम से याद हो जाएगा? 100 लोगों का नाम आराम से याद हो जाएगा? नहीं याद होगा, नहीं याद होगा, है ना? तो फिर क्या करोगे? तो इनके नाम आपको ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे, ज्यादा रिवाइज करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 100 लोग हैं। अब 100 लोगों का नाम आसानी से तो याद नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनको ज्यादा रिवाइज करना पड़ेगा, है ना? इनको ज्यादा रिवाइज करना पड़ेगा। तो थर्मोडायनेमिक्स ये है, और बाकी सब चैप्टर ये है। थर्मोडायनेमिक्स में इतने सारे टर्म हैं, इतने सारे टर्म हैं, हर टर्म की अपनी मीनिंग है, इतने सारे पॉइंट हैं, और इतने सारे फार्मूले हैं कि पूछो मत। तो थर्मोडायनेमिक्स की एक खास बात है, थर्मोडायनेमिक्स पापा का परिवार है, जिसमें 100 लोग 200 लोग हैं। थर्मोडायनेमिक्स पापा का परिवार है, 4-5 भाई हैं, 3-4 बुआ है, फिर उनके हर एक के 3-3 4-4 लड़के हैं, ठीक है? फिर उन लड़कों के 5-5 4-4 लड़के हैं।
तो पूरे 100 लोग हैं। अब इन सबका नाम याद रखना बहुत टफ है, इसलिए थर्मोडायनेमिक्स को आपको पर डे रिवीजन करना है। पर डे क्लास में आने से पहले पूरा रिवाइज करके आना है। ध्यान रखना, पर डे रिवीजन करना है, पर डे रिवीजन करना है। आप में से कितने बच्चे हैं जिनकी थर्मोडायनेमिक्स सही नहीं है? पर डे रिवीजन करना है, पर डे रिवीजन करना है। आप क्लास में आओ तो पर डे रिवीजन करके आओ। आप क्लास में आइए तो पर डे रिवीजन करके आइए। मैंने ये बात केमिकल काइनेटिक्स में कही नहीं, मैंने ये बात लिक्विड सोल्यूशन में कही नहीं, मैंने ये बात मोल कॉन्सेप्ट में कही नहीं, मगर थर्मोडायनेमिक्स में कह रहा हूं। थर्मोडायनेमिक्स में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यार आपको समझ में भी सब कुछ आ रहा है, फिर भी आपका चैप्टर अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समझ में आता जाएगा, पीछे वाली चीजें भूलते जाओगे, जिसकी वजह से क्या है, लास्ट तक जाते जाते आप चैप्टर में कंफ्यूज रहोगे। लास्ट तक जाते जाते चैप्टर में कंफ्यूज रहोगे। क्यों? क्योंकि पहली वाली बात अच्छे से याद नहीं है और वो आगे लग रही है तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। और एक दो टर्म नहीं है, यदि मैं सारे टर्म लिख के दूं तो कम से कम छोटी बड़ी हेडिंग मिला के 50-60 हेडिंग है, छोटी बड़ी हेडिंग मिला के 50-60 टर्म है, और कम से कम 30-35 फार्मूले हैं। तो आप सभी बच्चे इसको पर डे बस रिवाइज करके आए, बाकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दे। बस पर डे रिवीजन करके आ जाइए क्लास में। जैसे आज जो मैं पढ़ाऊंगा तो कल आप उसको सारा रिवाइज करके क्लास के अंदर एंट्री मारोगे। बस मैं इतना कह रहा हूं। आप क्लास के अंदर तभी घुसोगे जब आप इस चीज को रिवाइज करके आओगे। कल मैं पढ़ाऊं तो पीछे के दो क्लास रिवाइज हो, मतलब डेली पूरा चैप्टर रिवाइज करके क्लास के अंदर घुसोगे। ये बात का पहले मेरे से प्रॉमिस करिए, इस बात का सभी बच्चे प्रॉमिस करें कि सर मैं जब भी क्लास के अंदर घुसूंगा रिवीजन करके घुसूंगा। सर मैं क्लास के अंदर घुसूंगा तो रिवीजन करके घुसूंगा, इस बात का प्रॉमिस करिए बस। और बाकी मैं प्रॉमिस मैं देता हूं कि आपका थर्मोडायनेमिक्स चाहे जितना कमजोर हो, आपको ना आता हो, मैं उसको बेस्ट कर दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपका थर्मोडायनेमिक्स बेस्ट कर दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी, ये मेरा प्रॉमिस है। भाई कुछ प्रॉमिस आप करोगे, कुछ हम करेंगे, तो मैं आपका चैप्टर बेस्ट कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। इस चीज का प्रॉमिस मैं करता हूं, इस चीज का प्रॉमिस मैं करता हूं। हाँ, मगर आपको मेरे साथ मिलके चलना होगा, आपको भी डेली रिवीजन करके क्लास के अंदर घुसना होगा, डेली रिवीजन करके क्लास के अंदर घुसना होगा। अब मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूं, ठीक है, सारी बातें हो गई हैं काम की, अब मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूं। देखो बच्चों, अब थर्मोडायनेमिक्स में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है, आपको एक एक करके समझाना चालू करता हूं, ठीक है। अच्छा एक बस और बता दो, थर्मोडायनेमिक्स कितने लोगों का वीक है? कितने बच्चों का थर्मोडायनेमिक्स वीक है या नहीं आता है? सब लोग 1-1 लिखे। जिनका वीक है नहीं आता है वो 1-1 लिखे, जिनका वीक है नहीं आता है उनको 1-1 लिखना है। अभिषेक, ईशान, संतोषी, आरती, विनीत, अमन, विकास, महक, बबीता, मित्तल, अतुल, हाँ, यूनिवर्सल, प्रिया, ये सारे बच्चे जितने भी लिख रहे हैं 1-1-1-1-1-1-1, ये सारे बच्चे चैप्टर खत्म होने के बाद फिर मैं ये बात पूछूंगा, चैप्टर खत्म होने के बाद फिर मैं ये बात पूछूंगा, और मैं विद गारंटी कह रहा हूं आपका चैप्टर बेस्ट कर दूंगा, थर्मोडायनेमिक्स आपका अच्छा हो जाएगा। बस मेरी बात एक माननी होगी, पर डे रिवाइज करके आना होगा बस। तो चलो अब देखो थर्मोडायनेमिक्स में क्या माना गया है, गौर से समझिए। पहला पॉइंट देखो, थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहा गया है। थर्मोडायनेमिक्स में यह माना गया है कि जो पूरा यूनिवर्स है, ये जो पूरा यूनिवर्स है वो दो चीजों से मिलकर बना है। थर्मोडायनेमिक्स में क्या सपोज किया गया है? थर्मोडायनेमिक्स में यह सपोज किया गया है कि जो यूनिवर्स है, ठीक है, ये जो हमारा यूनिवर्स है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक का नाम रखा गया है सिस्टम, एक का नाम रखा गया है सिस्टम, और एक का नाम रखा गया है सराउंडिंग। एक का नाम रखा गया है सिस्टम और एक का नाम रखा गया है बच्चों सराउंडिंग। मतलब थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से यूनिवर्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक को उन्होंने नाम दिया है सिस्टम, एक को नाम दिया है सराउंडिंग। अब बात आई सिस्टम किसको नाम दिया है, गौर से सुनो, सिस्टम किसको नाम दिया है?
ये पेन है, अब इस पेन का मैं वेट कर रहा हूं, ये पेन है और इसका मैं वेट कर रहा हूं कि ये 10 ग्राम का है या 100 ग्राम का है। तो मैं पेन का क्या कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं, मतलब पेन की कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। पेन की कोई प्रॉपर्टी क्या कर रहा हूं, इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, कैलकुलेट कर रहा हूं, मेजर कर रहा हूं। तो पूरे यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में जिस जिस पोर्शन की कोई प्रॉपर्टी, यूनिवर्स के जिस पोर्शन की कोई प्रॉपर्टी आप कैलकुलेट कर रहे हो, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, तो उस पोर्शन का नाम रख दिया जाता है सिस्टम। उस पोर्शन का नाम रख दिया जाता है सिस्टम। और सिस्टम को छोड़कर पूरा यूनिवर्स क्या हो जाता है, सराउंडिंग। और यूनिवर्स में दो ही पार्ट है, सिस्टम और सराउंडिंग। तो यूनिवर्स के जिस स्पेसिफाई पोर्शन की किसी प्रॉपर्टी को आप इन्वेस्टिगेट करते हो, कैलकुलेट करते हो, मेजर करते हो, तो उस पोर्शन को सिस्टम कहते हैं। अब जैसे ये पूरा यूनिवर्स है, अब मैं पेन का वेट कर रहा हूं, तो वेट हम लोग किसका कर रहे हैं, पेन का, तो पेन सिस्टम हो गया। और पेन को छोड़कर पूरा यूनिवर्स सराउंडिंग हो गया। पेन को छोड़कर पूरा यूनिवर्स क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, सर्वेश दीक्षित की हाइट नाप रहे हो कि आओ भाई सर्वेश दीक्षित आओ, हाइट बताओ। तो आप मेरी हाइट नाप रहे हो, अच्छा 5 फुट 10 इंच के आसपास है, 5 फुट 9 इंच से थोड़ी सी ज्यादा है और 10 से थोड़ी कम है। तो आप किसकी हाइट नाप रहे हो, सर्वेश दीक्षित की। तो सर्वेश दीक्षित क्या हो गए, सिस्टम। सर्वेश दीक्षित क्या हो गए, सिस्टम। और मेरे को छोड़कर सारा यूनिवर्स क्या हो गया, सराउंडिंग। मेरे को छोड़कर सारा यूनिवर्स क्या हो गया, सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम पूरे यूनिवर्स का वो स्पेसिफाई पोर्शन होता है जिसकी कोई प्रॉपर्टी मेजर करते हो या कैलकुलेट करते हो, उसको नाम दिया जाता है सिस्टम। और रेस्ट ऑफ यूनिवर्स को नाम दिया जाता है क्या, सराउंडिंग। एसीपी सर की हाइट 5 फुट 11 इंच के आसपास होगी, और कहो 12 हो, मतलब 6 फुट के भी हो। एसीपी सर हम लोगों में से सबसे लंबे हैं, है ना, सबसे लंबे एसीपी सर है, फिर मैं हूं, फिर तरुण सर और एमडी सर है, उनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। हाँ डाल दूंगा। तो देखो बात समझ पाया, सिस्टम क्या है, स्पेसिफाई पोर्शन ऑफ यूनिवर्स विच अंडरगो इन्वेस्टिगेशन। तो पूरे यूनिवर्स की जिस प्रॉपर्टी को आप मेजर करोगे उसको सिस्टम बोलोगे, रेस्ट ऑफ यूनिवर्स को सराउंडिंग बोलोगे। जैसे कोई बच्चा कह रहा है कि यार इसमें जो पानी है, मैं पानी का टेम्परेचर मेजर कर रहा हूं कि इस पानी का टेम्परेचर कितना है। तो तुम किसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, पानी का। तो पानी क्या हो गया, सिस्टम। और पानी को छोड़कर बाकी सब क्या हो गया, सराउंडिंग। पानी को छोड़कर बाकी सब क्या हो गया, सराउंडिंग, है ना, बाकी सब क्या हो गया, सराउंडिंग। अब जैसे ये देखो, बस घर में मार ना खा जाए, ये मैग्नेट है। अब मैं इस पत्ते की लाइनें मेजर कर रहा हूं, 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन है, 5 लाइन है, 6 लाइन है। तो मैं इस पत्ते की लाइनें मेजर कर रहा हूं कि कितनी लाइनें हैं। तो ये पत्ता क्या हो गया, ये पत्ता क्या हो गया, सिस्टम। और इसको छोड़कर पूरी दुनिया क्या हो गई, सराउंडिंग। इसको छोड़कर पूरी दुनिया क्या हो गई, सराउंडिंग। इसको छोड़कर ये पूरी दुनिया क्या हो गई, सराउंडिंग। हाँ, इसको छोड़कर पूरी दुनिया क्या हो गई, सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग की डेफिनेशन समझ पाए। देखो अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, देखो ये क्या है, एनी स्पेसिफाई पोर्शन ऑफ यूनिवर्स अंडरगो इन्वेस्टिगेशन is called system and the rest of universe is called surrounding। ये देखिए, तो बात समझ पाए आप लोग। आप जिस यूनिवर्स के स्पेसिफाई पोर्शन की कोई प्रॉपर्टी कैलकुलेट करोगे उसको सिस्टम बोला जाएगा, और रेस्ट ऑफ यूनिवर्स को क्या बोला जाएगा, सराउंडिंग बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, इधर ध्यान दीजिए सारे लोग, जैसे ये देखिए, अब मैंने कहा, ध्यान दीजिए बच्चों, ये एक कंटेनर है, आपको बताना है इसमें सिस्टम क्या है। देखो ये एक क्लोज कंटेनर है, इसमें गैस है, ये गैस है, गैस है, और ये हमारा आयरन का कंटेनर है, आयरन कंटेनर है।
ठीक है, ये आयरन कंटेनर है। अब मैंने देखो क्या किया है, गौर से समझिए। ठीक है, और क्लोज कंटेनर है, पूरी तरह से क्लोज कंटेनर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्या मेजर कर रहा हूं, जरा देखो। मेजर टेम्परेचर ऑफ गैस is 350 Kelvin when 1 joule given heat, which is system A। सिस्टम कौन है, गैस। सिस्टम कौन है, आयरन कंटेनर, आयरन कंटेनर। सिस्टम कौन है, सी, गैस प्लस कंटेनर। डी, सिस्टम कौन है, हीट। सिस्टम हीट है, बताओ सिस्टम कौन है। अब इस क्वेश्चन में आप सिस्टम बताइए। एक कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस है, आपने क्या किया है, गैस का टेम्परेचर मेजर किया है 350, जब उसको 1 जूल हीट दी गई है, तो सिस्टम कौन है। तो आपने किसकी प्रॉपर्टी मेजर की है, इस गैस की प्रॉपर्टी मेजर की है, आपने गैस का टेम्परेचर मेजर किया है। तो जब गैस का टेम्परेचर मेजर किया है तो गैस हमारा सिस्टम हो गया, गैस हमारा क्या हो गया, सिस्टम। यस, वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही। हाँ निशा, बहुत सही बेटा, सबको बात समझ में आ रही है। हाँ हाँ, वेरी गुड बेटा। विकास, सी इसलिए नहीं है क्योंकि तुम टेम्परेचर सिर्फ गैस का मेजर कर रहे हो। मेजर टेम्परेचर ऑफ गैस, किसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, गैस का। कंटेनर का कहां कर रहे हो आप, कंटेनर की प्रॉपर्टी कहां कर रहे हो विकास, इसीलिए आंसर सिर्फ गैस है, ए। तो सिस्टम कौन है, गैस। अच्छा, अब हम ये सिस्टम तो समझ गए, अब हम सिस्टम तो समझ गए, अब बात करते हैं दूसरी, कि सिस्टम के बाद। अब देखो, यूनिवर्स में दो लोग हैं, कौन, सिस्टम और सराउंडिंग। तो जो भी लेना देना होगा किसके बीच में होगा, जो भी कुछ लेना देना हो रहा होगा किसके बीच में होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। क्यों, तीसरा कोई है ही नहीं। तो जो प्यार मोहब्बत होगी वो भी उन्हीं दोनों के बीच में होगी, जो लड़ाई दंगे होंगे वो भी उन्हीं दोनों के बीच में होंगे, है कि नहीं, बताओ। यदि घर में तुम और तुम्हारी सिस्टर है, तो अब जो भी तुम लोग गड़बड़ करोगे कि नहीं मम्मी पापा नहीं है तो चलो यार मस्ती करते हैं, मैगी बनाते हैं, चाउमीन बनाते हैं, ठीक है खाते हैं, तो ये सारी बदमाशियां कौन कर रहा है, तुम और सिस्टर, क्योंकि दो ही लोग हो। हाँ, और या तो ये डिसाइड करते हो अरे यार मम्मी पापा नहीं है, शांति का माहौल है, चलो पढ़ाई करते हैं, तो ये अच्छा काम भी कौन डिसाइड कर रहा है, तुम और सिस्टर। तो बदमाशी भी तुम ही लोग डिसाइड कर रहे हो, अच्छे काम भी तुम ही लोग डिसाइड कर रहे हो। तो जब यूनिवर्स में दो लोग हैं, तो जो भी लेन देन होगा वो किसके किसके बीच में होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो जो भी लेन देन होगा, मतलब जो भी कुछ होगा, जो भी लेन देन होगा, लेन देन वो किसके किसके बीच में होगा, जो भी लेन देन होगा वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ही होगा। क्यों, क्योंकि और कोई है ही नहीं, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होगा। सराउंडिंग को शॉर्टकट में ऐसा लिखेंगे, सिस्टम को ऐसे, सराउंडिंग के बीच में होगा। जो भी कुछ लेन देन होगा वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होगा। मान लो आप ये कहते हो, मान लो आप ये कहते हो कि सिस्टम ने देखो 20 जूल हीट गेन की, अब बताओ इसका मतलब क्या है, सिस्टम ने 20 जूल हीट गेन की, तो इसका मतलब क्या है बताओ। यदि सिस्टम ने 20 जूल हीट गेन की है तो दी किसने होगी, अब भाई जब दुनिया में दो ही लोग हैं
सिस्टम 20 जूल गेन कर रहा है, तो दे कौन रहा होगा? सराउंडिंग, है कि नहीं? और कोई है ही नहीं भाई। मान लो आप हो और मैं हूं, मान लो मैं हूं और मेरी वाइफ है, और कोई घर में नहीं है, और कोई घर में नहीं है ना? मैं हूं, मेरी वाइफ है। तो अब यार मान लो 2 घंटा मेरे पड़े, तो किसने मारे होंगे? वाइफ नहीं मारे होंगे, और कौन मारेगा जब कोई है ही नहीं, है कि नहीं? तो यदि सिस्टम ने 20 जूल हीट गेन की है, तो दी किसने होगी? सराउंडिंग ने। तो इसका मतलब यदि कहीं पर यह बात लिखी है, तो ऑटोमेटिक आप ये कह सकते हो कि सराउंडिंग क्या कर रहा है? 20 जूल हीट रिलीज कर रहा है। सराउंडिंग 20 जूल हीट रिलीज कर रहा है, ऑटोमेटिक हो गया। मतलब एक बात पता होगी तो दूसरी बात अपने आप पता हो जाएगी। एक बात पता होगी तो दूसरी बात अपने आप पता हो जाएगी, है ना? एक बात पता होगी, हाँ हाँ। बच्चे कह रहे अरे सर ऐसे कैसे हो सकता है? अरे तुम्हारे घर में होता है तो हमारे घर में नहीं हो सकता है। हम कोई एलियन थोड़ी ना है? हमको एलियन थोड़ी ना है। जब तुम्हारे पापा मम्मी से डर डर के रह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं रह सकते? हम क्यों नहीं रह सकते? हम कोई अलग थोड़ी ना है, दुनिया से बाहर से थोड़ी ना आए। ना मानो पूछो घर में है, मम्मी से पूछो तो मम्मी कहेंगी और क्या, हमसे सब डरते हैं। पूछो। नहीं तो देखो, जब मम्मा गुस्सा करती तो पापा भाग जाते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, इधर उधर टहलने चले जाते हैं, ऊपर छत में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? अब जवाब तो दे नहीं पाएंगे, तो भैया भग लो, कट लो, है कि नहीं? है? देखो कोई चाहे जितना बड़ा राजा हो, चाहे जितना बड़ा प्रधानमंत्री हो, चाहे जितना बड़ा आदमी हो, जैसे ही वो घर घुसता है तो उसकी पावर हो जाती है 0। उसको उसमें 0 से मल्टीप्लाई हो जाता है। उसमें कितने से मल्टीप्लाई हो जाता है? 0 से। तो उसकी पावर में 0 से मल्टीप्लाई हो जाता है, उसकी समझदारी में 0 से मल्टीप्लाई हो जाता है? चलो, तो सब लोग अपना मम्मी की जय बोलो। समझ रहे हो? कोई भी बच्चा मम्मी से पंगा ना ले, बाकी सबसे पंगा ले चल जाएगा। मम्मी से पंगा लिया ना तुमने, तो सब मारेंगे दौड़ा दौड़ा के। क्यों? सब लोग उनके कंट्रोल में रहते हैं। चलिए, मजाक खत्म करते हुए पढ़ाई पे वापस आते हैं। तो इसका मतलब जो कुछ भी लेना देना होगा, वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होगा। तो सब बच्चों को सिस्टम समझ में आ गया, सराउंडिंग समझ में आ गया कि सिस्टम किसको बोलोगे, सराउंडिंग किसको बोलोगे। यूनिवर्स का वो पोर्शन जिसकी कोई प्रॉपर्टी मेजर करते हो, इन्वेस्टिगेट करते हो, उसको सिस्टम बोलते हैं, और रेस्ट ऑफ यूनिवर्स को सराउंडिंग बोलते हैं, है ना? हाँ, रेस्ट ऑफ यूनिवर्स को सराउंडिंग बोलते हैं। अब जितने भी पापा होंगे मेरी बात सुन रहे होंगे, उन कहेंगे अरे यार तुम क्लास पढ़ाओ ना, तुम पोल खोले पड़े हो, है? ये नहीं कि शांति से क्लास पढ़ाओ, अपनी भी पोल खोल रहे हैं, हमारी भी खोल रहे। क्यों बच्चों? चलो कोई बात नहीं, अब है तो है यार, अब इसमें क्या कर सकते हैं? जो संकट है तो है। अच्छा, आ जाइए, मजाक को खत्म करते हुए वापस। अब 2-4 बच्चे तो डिसाइड कर रहे होंगे कि सर मैं शादी नहीं करूंगा। कर लेना बेटा। देखो बाउंड्री, अब ये बाउंड्री क्या होता है? तीसरा टर्म, व्हाट इज द बाउंड्री। देखो बाउंड्री क्या होता है जरा समझो। दुनिया में 2 लोग हैं, सिस्टम और सराउंडिंग। मगर सिस्टम और सराउंडिंग को विनीत कह रहा है सर लिखने तो दो। अच्छा लो विनीत बेटा, लिख लो, लिख लो, लिख लो। लिख लीजिए, लिख लो। हाँ हाँ बेटा, अभिषेक लिखो, मैं आराम से लिखने का टाइम दे रहा हूं। हाँ हाँ श्वेता बेटा ठीक है। हाँ, उसी की पावर, तभी तो उसकी पावर 0 नहीं है। चलिए, अब हम लोग पढ़ाई पे आते हैं वापस। अब देखो बाउंड्री क्या होती है। सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है उसे बाउंड्री कहते हैं। बाउंड्री क्या है? एक रियल या इमेजिनरी लाइन है। ये देखो बाउंड्री क्या है, द रियल और इमेजिनरी
surface that separates system from its surrounding is called boundary। तो बाउंड्री क्या होता है? जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है उसे बाउंड्री कहते हैं। जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है उससे बाउंड्री कहते हैं, उस सरफेस को। मगर वो सरफेस रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रियल और इमेजिनरी का क्या मतलब होता है? जैसे ये देखो, गौर समझना, इसमें पानी है, पानी को सराउंडिंग से कौन सेपरेट कर रहा है? ये वॉल ऑफ बोतल, ये वॉल ऑफ कंटेनर, ये वॉल ऑफ बोतल। तो ये देखो रियल बाउंड्री है, मुझे दिख रही है, ये रियल बाउंड्री है, विजुअल बाउंड्री है, मुझे दिख रही है? पानी को पूरे यूनिवर्स के से कौन सेपरेट कर रहा है? वॉल ऑफ कंटेनर, ये रियल बाउंड्री है, मुझे दिख रही है। अब कैमरे और मैं टच तो नहीं कर रहा, मैं और कैमरा टच तो नहीं कर रहा है, कौन सेपरेट कर रहा है? एयर। ये इमेजिनरी बाउंड्री है, ये इमेजिनरी बाउंड्री है। भाई कैमरा मुझे टच कर रहा है? नहीं। तो हम लोगों को कौन सेपरेट कर रहा है? एयर। तो ये इमेजिनरी बाउंड्री है। क्यूएसडी सीट होगी बेटा, क्यूएसडी सीट मिलेगी। तो देखो बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री वो सरफेस है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। वो रियल भी हो सकता है जैसे मैंने अभी बताया, और वो इमेजिनरी भी हो सकता है जैसे मैंने अभी दिखाया कि मेरे और कैमरे के बीच में सेपरेशन है, सरफेस है, मगर ये इमेजिनरी सरफेस है एयर का। और जबकि यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? एक रियल सरफेस है। जो इसके अंदर पानी है वो सराउंडिंग से सेपरेट हो रहा है बाय वॉल ऑफ कंटेनर, बाय वॉल ऑफ कंटेनर। और ये क्या है? रियल बाउंड्री है। तो बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री वो सरफेस है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये देखो, देखिए ये कंटेनर है, ये देखो। अब इस कंटेनर में गैस है। आप सोच रहे होगे सर बार बार गैस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जनरली हमारा सिस्टम गैस होने वाला है। केमिस्ट्री में जो सिस्टम होगा वो जनरली गैस ही होगा। ये देखो, ये गैस है, ये गैस है। अब ये सिस्टम है। अब गैस को छोड़कर पूरा क्या है? सराउंडिंग। गैस को छोड़कर पूरा यूनिवर्स क्या है? सराउंडिंग। गैस को छोड़कर पूरा यूनिवर्स सराउंडिंग है। तो इस गैस को इस सराउंडिंग से कौन सेपरेट कर रहा है? वॉल ऑफ कंटेनर, है कि नहीं? ये वॉल ऑफ कंटेनर सेपरेट कर रही है। तो ये वॉल ऑफ कंटेनर क्या हो गया? वॉल ऑफ कंटेनर क्या हो जाएगा? बाउंड्री हो जाएगा। इसी को हम नाम दे देंगे बाउंड्री, इसी को हम नाम देंगे बाउंड्री, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करेगा। अब देखो बाउंड्री के टाइप, टाइप ऑफ बाउंड्री, टाइप ऑफ बाउंड्री। देखो अब बात करते हैं बाउंड्री के टाइप। एक बाउंड्री होती है हमारी कंडक्टर, कंडक्टर बाउंड्री। देखो कंडक्टर बाउंड्री क्या होगी, गौर से सुनो। कंडक्टर बाउंड्री किसे कहोगे? जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफर करेगी। कंडक्टर बाउंड्री क्या है? जैसे ये देखो बाउंड्री है, अब सिस्टम की हीट को सराउंडिंग को पास करेगी, सराउंडिंग की हीट को सिस्टम को पास करेगी, तो इसको कंडक्टर बाउंड्री कहेंगे। जैसे जैसे गौर से समझो, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे एक गिलास पानी है। अब आप एक गिलास पानी फ्रिज से निकालो, अब फ्रिज से तुमने एक गिलास पानी डाला, वो ठंडा है ना? अब उसको आपने बाहर रख दिया, वो गर्म हो गया, वो गर्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? जो ग्लास की लेयर है, जिस चीज का ग्लास बना है, वो कंडक्टर है। उसने क्या किया? उसने क्या किया? बाहर से हीट ली, एटमॉस्फेयर से ली और पानी को दी, जिसकी वजह से पानी भी गर्म हो गया, जिसकी वजह से पानी भी गर्म हो गया। मगर यदि वही पानी हम इस तरह की बोतल में भरते हैं तो ये इंसुलेटर का काम करती है। क्यों? क्योंकि पानी ठंडा है तो ठंडा रहेगा। अब इसमें कल का पानी भरा हुआ है, कल का, आज मैंने सुबह पानी भरा ही नहीं है,
और कल मैंने इसमें ठंडा पानी भरा था। अब उतना तो ठंडा नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा इंसुलेटर नहीं है, मगर ठीक है, गर्म भी नहीं हुआ है। तो कंडक्टर बाउंड्री क्या होगी? कंडक्टर बाउंड्री वो होगी जो हीट का ट्रांसफर करेगी। कंडक्टर बाउंड्री क्या होगी? जो हीट का ट्रांसफर करेगी। अच्छा, किसके किसके बीच हीट का ट्रांसफर करेगी जरा बताना, सब लोग बताओ, किसके किसके बीच हीट का ट्रांसफर करेगी? बताओ। बहुम मारे जाओगे, दुनिया में दो ही लोग हैं। दुनिया में कितने लोग हैं? दो ही लोग हैं, तो उन्हीं के बीच में हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा ना। तो हीट का ट्रांसफर करेगी, हीट ट्रांसफर थ्रू बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफर करेगी। तो कंडक्टर बाउंड्री क्या होती है? जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफर करती है। इसका मतलब इसमें Q की वैल्यू 0 नहीं होती है। इसमें Q की वैल्यू, Q क्या है? हीट। वेयर Q इज हीट। इसका मतलब इसमें Q की वैल्यू 0 नहीं होगी। क्यों 0 नहीं होगी? क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रही है। तो हीट आ रही है या जा रही है? तो जब आ रही है या जा रही है तो वैल्यू 0 कैसे होगी? है ना। जैसे मान लो, बात समझना, सिंपल बात समझाऊंगा। मैं हूं, ठीक है, और अविनाश है। मैंने 10 रुपए अविनाश को दिए। तो अब बताओ, जो ट्रांसफर वैल्यू है वो कुछ ना कुछ है। कितनी है? 10 रुपए। 0 तो नहीं हो सकती। या अविनाश ने मुझे 2000 रुपए दिए, तो ट्रांसफर वैल्यू क्या 0 होगी? नहीं, ट्रांसफर वैल्यू तो है, या तो 10 रुपए है या 2000 रुपए है। ट्रांसफर वैल्यू तब 0 होगी जब ट्रांसफर ना हो रहा हो। अभी तो ट्रांसफर हो रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो या तो सिस्टम ने 10 जूल हीट गेन की, या सिस्टम ने 10 जूल हीट रिलीज की। तो ट्रांसफर अमाउंट है ना, तो यदि ट्रांसफर अमाउंट है तो उसकी वैल्यू 0 कैसे हो सकती है? है ना। हाँ, बात समझ गए। तो बाउंड्री क्या होती है? दो तरह की होती है। एक बाउंड्री है कंडक्टर बाउंड्री क्या करती है? हीट का ट्रांसफर करती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। और यदि हीट का ट्रांसफर कर रहा है तो कोई ना कोई तो अमाउंट होगा ना हीट का। उस अमाउंट को आप 0 तो नहीं कह सकते हो। तो इसीलिए हीट की वैल्यू 0 नहीं होगी, हीट की कोई ना कोई वैल्यू होगी। अच्छा, दूसरा क्या होता है? गौर समझिए, दूसरा क्या होता है? आगे लिखे या इधर लिख दें? अगले पेज पे लिखे बच्चों, छप गया है। अगले पेज पे लिखे, छप गया है। अगले पेज पे लिखे, यस। विकास, टाइम आने पर बताऊंगा। विकास पूछ रहा है कि सर सराउंडिंग के पास एनर्जी कहां से आता है? सब बताऊंगा टाइम आने पर, है ना। जैसे जैसे वहां पहुंचूंगा सब बताता जाऊंगा, आप परेशान ना हो। अच्छा, अब देखो, दूसरा होता है क्या? दूसरा होता है इंसुलेटर बाउंड्री। अच्छा, एक चीज और बता दूं, इंसुलेटर बाउंड्री कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं। एग्जाम्पल नहीं लिखे, है ना, जैसे थोड़ा सा दिमाग रहे। अब जैसे कंडक्टर बाउंड्री, आयरन मेटल की वॉल, है ना, आयरन का कंटेनर हो गया, आयरन मेटल वॉल, ये सब क्या है? कंडक्टर बाउंड्री है। कि कोई आयरन मेटल का वॉल है, कंटेनर है। जनरली जितने भी आपके घर के बर्तन हैं सब कंडक्टर बाउंड्री है। आप जिनमें भी खाना बनाते हो, चाय पीते हो, ये सब कंडक्टर है। क्यों? हीट का ट्रांसफर होता रहता है। अब इंसुलेटर क्या होता है? हीट डज नॉट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, थ्रू बाउंड्री।
इंसुलेटर बाउंड्री ऐसी बाउंड्री होती है जिससे ना तो हीट बाहर जाती है ना हीट अंदर आती है। तो बताओ, मैंने ना अविनाश को कोई पैसे दिए, अविनाश ने ना मुझे कोई पैसे दिए, तो बताओ पैसे का कितने कितने पैसे का ट्रांसफर हुआ, कितने पैसे का ट्रांसफर हुआ बताइए। हाँ, कॉपर है, आयरन है, जिंक है, ये सब कंडक्टर है। जीरो। कितने पैसे का ट्रांसफर हुआ? जीरो। तो इसी वजह से यदि बाउंड्री इंसुलेटर है तो क्यू की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। यदि बाउंड्री इंसुलेटर है तो क्यू की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। क्यों? हीट का ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है, ना अविनाश हमें पैसा दे रहा है ना मैं अविनाश को पैसा दे रहा हूं, तो ट्रांसफर वैल्यू कितनी है? जीरो। ट्रांसफर वैल्यू कितनी है? जीरो, है कि नहीं? अब इस तरह की बाउंड्री कौन होती है? जैसे जैसे देखो, जैसे इस तरह की बाउंड्री कौन सी होंगी बताओ? जैसे लकड़ी, वुड, वुड, वॉल ऑफ वुड, वॉल ऑफ वुड, लकड़ी की बाउंड्री। यदि लकड़ी की बाउंड्री है तो वो एक तरह के कंडक्टर का काम करती है, इंसुलेटर का काम करती है ना? इंसुलेटर का काम करती है। तो यदि बाउंड्री इंसुलेटर है तो वहां क्यू की वैल्यू जीरो होगी। क्यों? पैसे का ट्रांसफर होगा ही नहीं, ना तो मैंने अविनाश से पैसे लिए ना अविनाश ने मुझे दिए। तो ट्रांसफर वैल्यू कितनी है? कितने रुपए का ट्रांसफर हुआ है? 0 रुपए का हुआ है, 0 रुपए का हुआ है। तो अब दिमाग में ये बात बैठा लो, यदि क्वेश्चन में बाउंड्री नहीं मेंशन है, मतलब वो इंसुलेटर नहीं बोल रहा है, तो आप ऑब्वियसली कैसा मानोगे? ऑब्वियसली कैसा मानोगे कि कंडक्टर है। और यदि कहीं इंसुलेटर लिख दे रहा है तो आप तुरंत वहां पर क्यू की वैल्यू जीरो मान लो। मतलब इसको एज ए फार्मूला समझो। यदि किसी क्वेश्चन में लिख रहा है कि 2 मोल गैस इंसुलेटर कंटेनर में है ना, 2 मोल ऑफ ए गैस फिल्ड इन क्लोज इंसुलेटर कंटेनर, तो जैसे ही तुमने इंसुलेटर टर्म पढ़ा वैसे ही उसके ऊपर लिख दो Q इक्वल टू जीरो। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी तरह की हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों? कंटेनर कैसा है? इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर बाउंड्री का मतलब जहां हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, किसके किसके बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो वर्ड की मीनिंग बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में फार्मूला नहीं चलता है, ये जो छोटे छोटे टर्म है ये चलते हैं। हाँ, छोटे छोटे टर्म है ये चलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हमें बात समझ में आ गई। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसका जवाब आप दीजिएगा, ठीक है? इसका जवाब दीजिएगा। 2 मोल आइडियल गैस filled in close wood container at 400 Kelvin temperature, ठीक है? 400 Kelvin temperature, what amount of heat transfer between system and surrounding? A does not equal to 0, B equal to 0, C 10 जूल, डी नन ऑफ दिस। इसमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा? 2 मोल आइडियल गैस फिल्ड इन ए क्लोज वुड कंटेनर। अब यदि वुड कंटेनर है तो इसका मतलब क्या है? इंसुलेटर है। और यदि ये इंसुलेटर है तो हीट की वैल्यू क्या होगी बताओ? इंसुलेटर है तो हीट ना तो ट्रांसफर होगी, ना तो गेन होगी, ना ट्रांसफर होगी। तो आंसर कितना आएगा? बी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? लकड़ी का कंटेनर है तो लकड़ी इंसुलेटर होता है, ना तो हीट गेन कर रहा है ना हीट रिलीज कर रहा है, तो ट्रांसफर मनी कितनी आएगी? जीरो आएगी ना भाई। ट्रांसफर मनी कितनी आएगी? जीरो। क्यों ट्रांसफर मनी जीरो आ रही है?
ना तो मैं किसी को पैसे दे रहा हूं ना किसी को उससे पैसे ले रहा हूं। तो जब मैं किसी को पैसे दे नहीं रहा, जब मैं किसी को पैसे ले नहीं रहा, तो कितने रुपए का ट्रांसफर हुआ बताओ? कितने रुपए का ट्रांसफर हुआ? 0 रुपए का। तो यदि सिस्टम हीट ले नहीं रहा है, इंसुलेटर बाउंड्री है, तो सिस्टम ना तो सराउंडिंग से हीट ले रहा है ना सराउंडिंग को ट्रांसफर कर रहा है। तो क्यू की वैल्यू कितनी आई? 0। क्यू की वैल्यू कितनी आई? 0। अब देखो यार, अब आ जाओ अगली हेडिंग पे, टाइप ऑफ सिस्टम। सिस्टम कितने तरह के होते हैं? अब देखो टाइप ऑफ सिस्टम, अगली हेडिंग टाइप ऑफ सिस्टम। तो देखो सिस्टम बच्चों दो तरह के होते हैं। एक, कितने तरह के होते हैं बताता हूं। देखो मास और एनर्जी, मास और एनर्जी के बेसिस पे सिस्टम को हम लोगों ने क्लासिफाई किया है। मास और एनर्जी के बेसिस पर सिस्टम को क्लासिफाई किया गया है। बेसिस पर सिस्टम को क्लासिफाई किया गया है, सिस्टम का क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन, मास और एनर्जी के बेसिस पे सिस्टम का क्लासिफिकेशन किया गया है। कैसे? मास और एनर्जी के बेसिस पे सिस्टम का क्लासिफिकेशन। अनीस, अनीस बेटा, उसको हम ना के बराबर मान के चलते हैं, है ना, ध्यान रखना। अब गौर से समझो बच्चों, हमारे पास दो टर्म है, एक मास है एक एनर्जी है। तो हो सकता है कि मास भी ट्रांसफर हो रहा हो और एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही हो। तो बच्चों ने कहा किसके किसके बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। यदि मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो हम उसको कहते हैं ओपन सिस्टम। मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं, मास और एनर्जी यदि दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं, तो हम उसको नाम दे देते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम। यदि मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो ओपन सिस्टम। ओनली एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, सॉरी, ओनली एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर, तो हम उसको कह देते हैं क्लोज सिस्टम। सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अभी सबके एग्जांपल भी देंगे। क्लोज सिस्टम। और सिर्फ कोई नहीं ट्रांसफर हो रहा है, ना तो मास ट्रांसफर हो रहा है ना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। ना मास ट्रांसफर हो रहा है ना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको बोल देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। तो अब जरा बात समझो, दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं किसके साथ? सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो रहा है, ओपन सिस्टम। सिर्फ एनर्जी का हो रहा है, क्लोज सिस्टम। और दोनों का नहीं हो रहा है, तो आइसोलेटेड सिस्टम। तो बच्चों ने कहा क्या सर सिर्फ मास का हो सकता है? नहीं, इस तरह का सिस्टम पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ मास का ट्रांसफर हो। भाई मैथमेटिकली तो चार कंडीशन बनी ना, भाई मैथमेटिकली चार कंडीशन क्या बनी? मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो, मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर ना हो, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो, सिर्फ मास का ट्रांसफर हो। मगर सिर्फ मास का ट्रांसफर होने वाला सिस्टम आज तक बना ही नहीं है और मिला ही नहीं है ना। तो देखो, मास और एनर्जी के बेसिस पे सिस्टम को क्लासिफिकेशन किया गया है। यदि मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो रही है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो ओपन सिस्टम। सिर्फ एनर्जी हो रही है तो क्लोज सिस्टम, और दोनों नहीं हो रहे हैं तो आइसोलेटेड सिस्टम। पहले डेफिनेशन समझ गए, तो फिर मैं एग्जांपल भी दूंगा। पहले डेफिनेशन समझ गए क्या? मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो रहा है, ओपन। सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, क्लोज। और दोनों का नहीं हो रहा है तो आइसोलेटेड। मास और एनर्जी, हाँ लिखने का समय दो। अच्छा, मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो रहा है, ओपन। सिर्फ एनर्जी का हो रहा है, क्लोज। और मास और एनर्जी दोनों का नहीं हो रहा है तो आइसोलेटेड। जैसे ये देखो, an open system is defined as in which the mass and energy can be transferred to its surrounding। जब मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर सराउंडिंग के साथ हो रहा है तो ओपन, क्लोज
A closed system is defined as in which the mass is fixed. मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है. No mass can cross the boundary of system. Energy can be transferred to its surrounding. जब सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो क्लोज. हाँ नीसू बेटा बताता हूं अभी बताता हूं. पहले तीनों डेफिनेशन लिख लो आप. आइसोलेटेड. एंड आइसोलेटेड सिस्टम इज डिफाइंड इन विच, ठीक है, मास इज फिक्स्ड एंड एज वेल एज एनर्जी कैन नॉट ट्रांसफर टू सराउंडिंग. ना तो मास का ट्रांसफर हो रहा है ना सराउंडिंग का ट्रांसफर, ना तो मास का ट्रांसफर हो रहा है ना एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है. तो आइसोलेटेड सिस्टम, तो आइसोलेटेड सिस्टम है ना. तो डेफिनेशन पहले दिमाग में बैठा लो, फिर मैं इनके एग्जांपल बताता हूं. मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो रहा है ओपन, सिर्फ एनर्जी का हो रहा है क्लोज, और दोनों का नहीं हो रहा है आइसोलेटेड. मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो रहा है ओपन, सिर्फ एनर्जी का हो रहा है क्लोज, और मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर नहीं हो रहा है आइसोलेटेड. किसके बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में. क्यों? दुनिया में दो ही लोग तो हैं. दुनिया में क्या है? दो ही लोग हैं. दुनिया में सिर्फ दो लोग हैं, या तो मास या सिस्टम या सराउंडिंग. अब देखो जरा, अब मैं बताता हूं जो मैं बता रहा था कि आपको देखो, एक गिलास पानी है. अब एक गिलास पानी को आप छत में रख दो जाके. एक गिलास पानी को मैं छत में रख देता हूं, ठीक है. सारे बच्चे मुझे बताइए, एक गिलास पानी को मैंने लिया और छत में जाके रख दिया. अब ये बताओ कैसा सिस्टम है? ये ओपन कंटेनर है, ये एक गिलास पानी है, ठीक है, ये पानी है. इसको मैं, एक मिनट रुको. ये देखो, ये एक गिलास पानी है और कंटेनर हमारा ओपन है. अब एक गिलास पानी को आप ऊपर छत में रख दो जाके, तो बताओ पानी का टेम्परेचर चेंज होगा कि नहीं? पहले तो मुझे ये बताओ, क्या पानी का टेम्परेचर चेंज होगा? एक गिलास पानी को आप छत में रख दोगे जाके तो पानी का टेम्परेचर चेंज होगा. हाँ, इसका मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ना. एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है. ये क्या है? एक गिलास पानी, वन, लाओ इंग्लिश में लिख दो, नहीं तो बच्चे कहेंगे सर हिंदी ही पढ़ाने लगे. वन ग्लास वाटर, वन ग्लास वाटर. अब देखो, टेम्परेचर का ट्रांसफर होगा? यस, होगा. अब मास का ट्रांसफर होगा कि नहीं? एक गिलास पानी उड़ेगा कि नहीं? वेपराइज होगा कि नहीं? वेपराइज होगा कि नहीं? होगा. पानी वेपराइज होगा, और पानी वेपराइज हो रहा है, इसका मतलब मास का भी ट्रांसफर हो रहा है. तो वन ग्लास वाटर कैसा है? ओपन सिस्टम है. वन ग्लास वाटर कैसा है? ओपन सिस्टम है. क्यों? क्योंकि भाई मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है, पानी वेपराइज भी हो रहा है. आप एक गिलास पानी रख के आओ, देखना 2-3 घंटे में वो उसकी लेयर नीचे आ जाएगी. 2-3 घंटे में लेयर नीचे आ जाएगी. और किसी ने कहा नहीं 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 सर, अरे भैया तालाब सूखते हुए सुना है तुमने? सुना है कि अरे यार ये तालाब सूख गया, ये नदी सूख गई. कैसे सूख गई? कैसे सूख गई? इसका मतलब पानी वेपराइज हो गया. मास क्या है? ट्रांसफर हो गया, है ना. तो मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए ये ओपन सिस्टम, इसलिए ओपन सिस्टम. अब देखो ह्यूमन बॉडी, जैसे मैं, अब देखो सर्वेश दीक्षित क्या है? ह्यूमन बॉडी. अब देखो मैं, तो ह्यूमन बॉडी कैसा सिस्टम है? अब देखो मेरा टेम्परेचर कम ज्यादा होता रहता है, भाई आपका टेम्परेचर कम ज्यादा होता रहता है. इसका मतलब तुम हीट लेते भी हो देते भी हो, है कि नहीं. हम क्या है, एसी में आ गए, ओ ठंडे लगने लगी, मेरा टेम्परेचर कम हो गया. धूप में चले गए तो मेरा टेम्परेचर बढ़ गया. तो इसका मतलब मैं हीट लेता रहता हूं देता रहता हूं, और मेरा वजन भी घटता बढ़ता रहता है. वजन भी घटता बढ़ता रहता है, इसका मतलब मैं मास का भी ट्रांसफर करता रहता हूं, है कि नहीं भाई. वजन भी घटता बढ़ता रहता है. तो ये क्या है? ओपन सिस्टम है. ह्यूमन बॉडी कैसा है? ओपन सिस्टम है. ह्यूमन बॉडी कैसी है? ओपन सिस्टम है. ओपन सिस्टम है. अब जरा देखो, 1 लीटर पानी आपने क्लोज बर्तन में रखा है. अरे जैसे 1 लीटर की बोतल बाहर लेने जाते हो पानी की. अब 1 लीटर पानी यदि बंद सील में है, उसका ढक्कन बंद है, तो वो कैसा है? क्लोज सिस्टम. क्यों? 1 लीटर पानी हमेशा 1 ही लीटर रहता है. ऐसा थोड़ी कंपनी से 1 लीटर चला
और हम 20 दिन बाद बोतल खरीद रहे हैं तो वो आधा लीटर ले जाता है, 1 ही लीटर तो रहता है। मगर कंपनी से हो सकता है चिल्ड बोतल चली हो और हमें गर्म बोतल मिल रही हो। तो क्लोज वाटर बोतल क्या है? ये जो पानी की बोतलें हम लोग खरीदते रहते हैं, ये क्या है? क्लोज सिस्टम है। क्यों? पानी कम ज्यादा नहीं हो रहा है, मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ठंडी गर्म हो रही है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल क्लोज सिस्टम। अब कोल्ड ड्रिंक की बोतल बंद है, बंद है तो क्या मास का ट्रांसफर हो सकता है? नहीं, ना तो गैस निकल रही है ना गैस आ रही है, मगर ठंडी गर्म रहती है, ठंडी गर्म रहती है, तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो जितनी भी आपकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो गई, है ना, कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो गई, हाँ, तो ये जितनी भी तरह की बोतल है जो क्लोज बोतल है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? क्लोज सिस्टम है। ये सब क्या है? क्लोज सिस्टम है। ये सब कैसी है? क्लोज सिस्टम है। क्यों? क्योंकि मास का ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है, सिर्फ किसका ट्रांसफर हो रहा है? एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, मास का ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, मास का ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है। हाँ, कैम्फर, बेटा कैम्फर जो होगा ओपन सिस्टम में आएगा, मास भी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है। तो देखो ये सब क्या है? क्लोज सिस्टम है। जो भी बंद चीजें हैं ये सब क्लोज सिस्टम है, ठंडी गर्म होती रहती है। अब आइसोलेटेड समझो, थर्मस फ्लास्क, जैसे ये बोतल कुछ समय के लिए आइसोलेटेड सिस्टम का काम करती है, ना तो मास ट्रांसफर होता है और ना कुछ समय के लिए एनर्जी ट्रांसफर होता है। मान लो पानी ठंडा इस बोतल में रख दो तो 2-3 घंटे तो ठंडा रहता ही है, 2-3 घंटे तो ठंडा रहता ही है। तो ये मान के चलो शुरुआत के 10 मिनट ये एक तरह का आइसोलेटेड सिस्टम का काम करती है, शुरुआत के 10 मिनट तक ये आइसोलेटेड सिस्टम का काम करती है कि नहीं? क्यों? ना तो मास बाहर जा रहा है क्योंकि क्लोज है, और ना हीट बाहर जा रही है क्योंकि टेम्परेचर फिक्स है, उतना ही है कि नहीं? सर बट बॉटल के बाहर पानी कहां से आता है? बॉटल के बाहर पानी कहां से आता है? हाँ, 100% आइसोलेटेड नहीं है बेटा। प्रिंस नहीं, प्रवीज, आलम आलम आलम, तुम क्या पूछना चाहते हो? मैं समझ नहीं पाया सर। बट बॉटल के बाहर पानी कहां से आता है? हाँ, 100% आइसोलेटेड नहीं है बेटा। अच्छा, कंडेंसेशन पूछ रहा है क्या? अरे यार अभी आप कंडेंसेशन पे ना जाओ, जो मैं बस पढ़ा रहा हूं उतना ध्यान दो, है ना? अभी एक एक करके सब आएगा। तो देखो ओपन सिस्टम क्या होगा? जिसमें मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो। यदि आपको फील आ रहा है कि सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, इस जगह मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो क्लोज सिस्टम। और यदि आपको फील आ रहा है कि दोनों में से किसी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो आइसोलेटेड सिस्टम। अब जब मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, देखो टेस्ट ट्यूब, जो स्कूल की टेस्ट ट्यूब होती है, अब मुझे बताओ टेस्ट ट्यूब किस तरह का सिस्टम है? ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है? ये क्या है? टेस्ट ट्यूब है, लैब में जो टेस्ट ट्यूब होती है। अब बताइए टेस्ट ट्यूब का ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है? टेस्ट ट्यूब ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है? बताओ सब लोग। टेस्ट ट्यूब ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, कैसा है? तो टेस्ट ट्यूब कैसी है? यस, वेरी गुड बेटा, ओपन सिस्टम है। टेस्ट ट्यूब कैसी है? ओपन सिस्टम है। क्यों? टेस्ट ट्यूब गर्म भी होती है, ठंडी भी होती है, और साथ में गैस निकलती भी है, उसमें गैस निकलती भी है, तो मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है, मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है। अब आप लोग कहोगे कि सर कुछ क्वेश्चन कराओ, तो चलो एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। अब आप कहोगे कि सर क्वेश्चन कराओ, तो एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को जरा करो, यस, इस क्वेश्चन को करिए। 1 mole gas expanded to 2 liter to 10 liter value at constant temperature 300 Kelvin in closed container at 1 atmospheric pressure. Select system. अब बताओ सिस्टम कौन है, किसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हो, किसकी प्रॉपर्टी मेजर कर रहे हो? 1 मोल गैस है, वो एक्सपेंड हो रही है 2 लीटर से 10 लीटर तक,
ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर 300 केल्विन इन ए क्लोज कंटेनर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सेलेक्ट सिस्टम। सिस्टम कौन है? क्लोज कंटेनर सिस्टम है, वैल्यूम सिस्टम है, या गैस सिस्टम है, या प्रेशर सिस्टम है? तो गैस की प्रॉपर्टी मेजर कर रहे हो ना, कि गैस जो है 2 लीटर से लेके 10 लीटर तक एक्सपेंड कर रही है। तो किसकी बातें बता रहे हो? गैस का बता रहे हो कि गैस देखो 2 लीटर से लेके 10 लीटर तक एक्सपेंड हो रही है। तो तुम किसकी प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे हो? गैस की, कि गैस का वैल्यूम 2 लीटर से लेके 10 लीटर तक एक्सपेंड हो रहा है। यस, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही। अब इसको बताओ, ह्यूमन बॉडी इज एग्जाम्पल ऑफ, ह्यूमन बॉडी इज एग्जाम्पल ऑफ, प्रदीप वैल्यूम, वैल्यूम सिस्टम नहीं है, वैल्यूम तो एक प्रॉपर्टी है। अब हाइट, हाइट सिस्टम कैसे हो सकता है? हाइट तो नापी जाती है ना? सिस्टम के पास मास होना चाहिए, हाइट के पास कौन सा मास होता है? ह्यूमन बॉडी इज ए एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। यस यस, ह्यूमन बॉडी इज एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करिए सब लोग। सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम क्या है? क्लोज सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? ऑप्शन मैच करो, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। देखो हर पॉइंट पे क्वेश्चन कराऊंगा, खूब क्वेश्चन कराऊंगा। आप सिर्फ लेक्चर को ही बहुत अच्छे से कर लोगे तो सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी अभी ओपन क्यों है? कौन सा बात कर रहे हो? ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हो। अभी एग्जांपल बताया था, हमारा वेट घटता बढ़ता रहता है, तो मास का ट्रांसफर भी हो रहा है। अब देखो सिस्टम क्या है? स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ यूनिवर्स विच अंडरगो इन्वेस्टिगेशन, तो एक का मैच है आर। ओपन सिस्टम क्या है? मास और एनर्जी बोथ एक्सचेंज, तो बी का आंसर है एस। क्लोज सिस्टम नाइदर मास नॉन एनर्जी ओनली मास एक्सचेंज, ओनली मास एक्सचेंज नाम का तो कोई सिस्टम ही नहीं होता है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? ओ सॉरी, डी का मैच है पी, सी का कोई मैच नहीं है, सी का कोई मैच नहीं है। तो ए का पी है गलत, बी का एस सही है, डी का पी सही है, डी का एस गलत, नन ऑफ दिस गलत। आंसर क्या है? सी है। यस, आंसर क्या है? सी। ओनली मास एक्सचेंज नाम का तो कोई सिस्टम ही नहीं होता है ना? ओनली मास एक्सचेंज नाम का तो कोई सिस्टम ही नहीं होता है, ओनली मास एक्सचेंज नाम का तो कोई सिस्टम ही नहीं होता। हाँ बेटा मोहम्मद, क्लोज बॉटल कुछ देर के लिए ही आइसोलेटेड सिस्टम का काम करेगी, 100% आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। थर्मस बॉटल 100% आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, कुछ समय के लिए सिर्फ आइसोलेटेड है। यस। अब देखो बच्चों, अब आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये। अभी तक बातें समझ में आई हैं सबको? कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताइए, चैट बॉक्स को लाल पीला नीला हरा करके बताइए। अभी तक जो पढ़ाया वो सब समझ में आया? किसी को कोई डाउट? मस्त चल रहा है ना? मस्त चल रहा है, मस्त चल रहा है। तो अभी हम लोगों ने कितनी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली? सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, टाइप ऑफ बाउंड्री, टाइप ऑफ सिस्टम, इतनी हेडिंगें डिस्कस कर ली हैं। यस, वेरी गुड, थैंक यू बेटे। हाँ, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ बाउंड्री। आ जाओ बच्चे, वेरी गुड। अब देखो ये प्रॉपर्टी ऐसी है जिससे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि उससे नहीं आते हैं, मगर अब इनसे थोड़ा ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है जरा समझाता हूं। बहुत सिंपल सी डिफिनीशन है, बहुत सिंपल सी। ऐसी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती हैं उनको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और ऐसी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करती उनको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ऐसी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी जो सिस्टम के मास पे डिपेंड करती हैं इंटेंसिव बोलते हैं। दोज प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन मास ऑफ सिस्टम,
ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के मास पे डिपेंड करती हैं उनको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करती उनको इंटेंसिव कहते हैं। दोज प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड अपॉन those property does not depend upon mass of system। ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के मास पे डिपेंड करती हैं एक्सटेंसिव, और जो सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करती इंटेंसिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मास चेंज करोगे तो प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज होगी। इसका मतलब क्या हुआ? मास चेंज करोगे, चेंज करते हो सिस्टम का, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू भी चेंज होगी। प्रॉपर्टी की वैल्यू भी चेंज होगी। इसका मतलब ये है मास पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब क्या है कि यदि सिस्टम का मास चेंज कर दोगे तो प्रॉपर्टी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, वो कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि मास चेंज करते हो फिर भी प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो मास चेंज करोगे फिर भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो मास पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो पहले बताओ डिफिनीशन समझ गए? हाँ, अरे भाई मास, मैटर ही तो मास है यार, मैटर ही तो मास है। मैटर किसे कहते हैं? विच इज कंटेन मास एंड ऑक्युपाई स्पेस, उसी को तो मैटर कहते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करेगी एक्सटेंसिव, मास चेंज करने पर उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना? मास चेंज करोगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ऐसी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करते हैं उनको एक्सटेंसिव बोलते हैं, और मास चेंज करने से उनकी वैल्यू चेंज होगी। ऐसी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड नहीं करती उनको इंटेंसिव बोलते हैं, और मास चेंज करने पर इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, है ना? आप मैटर बोल दो या मास बोल दो, बात एक ही है। मैटर बोल दो या मास बोल दो, बात एक ही है, क्योंकि जो सिस्टम है वो मैटर ही तो है भाई। सिस्टम के पास मास है, और जो जिसके पास मास है वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है, उसी को तो मैटर बोलते हैं, उसी को तो मैटर बोलते हैं। तो पहले ये बात समझ गया? डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं? यस या नो बताओ। ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड करती हैं उनको एक्सटेंसिव कहते हैं, मतलब मास चेंज करने पर उनकी वैल्यू चेंज होगी। ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड नहीं करती उनको इंटेंसिव कहते हैं, इसका मतलब मास चेंज करने पर उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। बस पहले ये बताओ डिफिनीशन समझ में आई कि नहीं? यस या नो? अच्छा, अब देखो डिफिनीशन तो ठीक है, मगर डिफिनीशन कहीं लिखने को आएगी नहीं। अब देखना, डिफिनीशन सबको समझ में आ गई क्योंकि बहुत सिंपल सी है, मगर ये कहीं लिखने को आएगी नहीं, ये कहीं नहीं लिखने को आएगी। आएगा पहचानने को। हम पहचानेंगे कैसे कि ये इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है? ये आता है, डिफिनीशन लिखने को कहीं नहीं आती है। डिफिनीशन लिखने को स्कूलों में आती है, 9 10 वो 9 10 कह रहा हूं, 11th में आती है। डिफिनीशन लिखना स्कूल में आती है, 11th में आती है, मगर यार यहां तो इसको पहचानने को आएगा कि हाउ मैनी प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हाउ मैनी प्रॉपर्टीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये करने को आएगा। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है, ये आएगा। तो ये कैसे पहचानोगे? उसके लिए आपको एक सीएचडी देता हूं, जैसे आप आसानी से ये बात पकड़ जाओ, जैसे ये आप आसानी से ये बात पकड़ पाओ। देखो, इसके लिए आपको सीएचडी देता हूं।
देखो बच्चों, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझो, फिर करते हैं। देखिए, सिस्टम को नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड करने पर यदि प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, यदि प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो एक्सटेंसिव, तो वो प्रॉपर्टी कैसी है? एक्सटेंसिव है। अभी मैं करके दिखाऊंगा, हाँ, हो सकता है समझ में ना आ रहा हो। और यदि ना चेंज हो रही हो, और यदि वैल्यू ना चेंज हो रही हो, तो इंटेंसिव, मतलब जैसे देखो, ये सिस्टम है, अब इसमें गैस है, और गैस हमारा सिस्टम है। सपोज करो ये गैस है और गैस हमारा सिस्टम है। ये देखो ऐसे। अब मैंने इसको क्या किया, कई पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट में डिवाइड कर लो या दो पार्ट में डिवाइड कर लो, ऐसे। ये देखो, अब इसके मैंने कई पार्ट बना लिए, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट। अब यदि वैल्यू चेंज हो जाए, सिस्टम को डिवाइड करने पर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो जाए, तो वो एक्सटेंसिव। और पार्ट में डिवाइड करने के बाद भी हर पार्ट की वैल्यू वही है, तो इंटेंसिव। फॉर एग्जाम्पल जैसे मोल। अब इसमें कुछ मोल आप गैस है, मान लो 1 मोल गैस है। अब मैं इस गैस को 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो बताओ गैस के मोल चेंज हो जाएंगे कि सेम ही रहेंगे? चेंज हो जाएंगे भाई। 1 मोल गैस को 4 अलग अलग कंटेनर में रख दोगे तो हर कंटेनर में एक ही मोल थोड़ी रहेगी। किसी में 0.4 मोल आएगा, किसी में 0.2 मोल आएगा, किसी में 0.1 मोल आएगा। उनका सम सेम रहेगा, मगर सम तो पूछ ही नहीं रहा है कि नहीं। सिस्टम को बाई पार्ट करने से उसकी वैल्यू चेंज हो रही कि नहीं हो रही है, तो एक्सटेंसिव। इसका मतलब मोल कैसी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों भाई? सिस्टम को बाई पार्ट करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, सिस्टम को बाई पार्ट करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब जैसे ये देखो, मान लो ये सिस्टम है, अब इसकी लेंथ कैसी प्रॉपर्टी है? अब यदि मैं इसको 4-6 पार्ट में तोड़ दूं, तो क्या अभी भी लेंथ वही रहेगी जो इस सिस्टम की थी? मान लो इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अब इसको मैं कई पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो हर पार्ट की लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी? नहीं, चेंज हो जाएगी, अलग अलग होगी, है कि नहीं। तो लेंथ क्या है? एक्सटेंसिव है। लेंथ क्या है? एक मिनट देखें, किधर इंटेंसिव लिखा था, किधर एक्सटेंसिव। ऐसा ना हो कि उल्टा लिख रहा हूं। अरे यार, ये तो एग्जांपल आ गए, डिफिनीशन कहां गई? ये है, हाँ, इधर इंटेंसिव है उधर एक्सटेंसिव है, उल्टा लिख रहा हूं। बच्चा पढ़ेगा तो कहेगा यार सारे एग्जांपल उल्टी डायरेक्शन में लिखे हैं, ये उधर लिखने हैं। इधर तो इंटेंसिव है, इधर एक्सटेंसिव है, तो एक्सटेंसिव की साइड लिखना है, मोल एक्सटेंसिव। बात समझ में आ रही है? लेंथ बताओ, लेंथ एक्सटेंसिव। अच्छा, अब ये 10 ग्राम का है, सब लोग अच्छे से बताना, ये 10 ग्राम का है। अब इसको मैं कई पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो क्या हर पार्ट 10 ग्राम का होगा? बताओ, नहीं। तो बस मास क्या है? एक्सटेंसिव है। मास क्या है? एक्सटेंसिव। मास क्या है? एक्सटेंसिव। अच्छा, अब इसका वैल्यूम मान लो 40 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका वैल्यूम 40 सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसको मैं 10 पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो हर पार्ट का वैल्यूम 40 सेंटीमीटर क्यूब होगा? हर पार्ट का वैल्यूम 40 सेंटीमीटर क्यूब होगा? नहीं। बताओ, होगा तो बताओ।
नहीं, तो क्या हुआ, वॉल्यूम भी क्या हो गया, एक्सटेंसिव। वॉल्यूम भी क्या हो गया, एक्सटेंसिव है। यदि सिस्टम को बाई पार्ट कर रहे हो, वैल्यू सेम है तो इंटेंसिव, और नहीं सेम है तो एक्सटेंसिव, नहीं सेम है तो एक्सटेंसिव। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, अब इसको बताओ, इसको बताओ, देखो इसको बताओ, पीएच ऑफ वाटर, मतलब पीएच बताओ किसी भी चीज का पीएच, ये कैसी है, पीएच कैसी है। अरे यार क्या हो रहा है, हाँ पीएच कैसी है। अब ये पानी है, पानी का पीएच कितना है, पानी का पीएच कितना है 7। अब पानी हमारा सिस्टम है, अब मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो अभी भी पीएच 7 रहेगा कि हर पार्ट का अलग अलग पीएच होगा, हर पार्ट का अलग पीएच होगा। भाई ये 1 लीटर सपोज करो पानी है, इसका पीएच 7 है और ये सिस्टम है। अब इस पानी को मैंने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 10 अलग अलग कप में डाल दिया, 10 अलग अलग कप में डाल दिया। अब बताओ हर कप का पीएच क्या है, सेम है, जितना सिस्टम का पीएच था उतना ही हर कप का पीएच है। तो डिवाइड करने से वैल्यू चेंज नहीं हो रही है ना, डिवाइड करने से वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो ये क्या है, इंटेंसिव। ये क्या है, इंटेंसिव। ये देखो कंसंट्रेशन, पानी का कंसंट्रेशन मान लो कुछ है, पानी का कंसंट्रेशन मान लो कुछ है, 55.55 होता है पानी का कंसंट्रेशन। मैंने कहा पानी का कंसंट्रेशन 55.55 है। अब पानी को 10 पार्ट में डिवाइड कर दो, कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा, सेम रहेगा। ऐसा थोड़ी होता है 1 लीटर पानी को 10 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दो तो पानी गाढ़ा हो जाता है या पतला हो जाता है, होता है, सेम रहता है। तो कंसंट्रेशन भी क्या है, इंटेंसिव। किसी भी तरह का कंसंट्रेशन ध्यान रखना इंटेंसिव होता है, वो चेंज ही नहीं होता है। ऑल टाइप ऑफ कंसंट्रेशन इज ए इंटेंसिव, ऑल टाइप ऑफ कंसंट्रेशन, ऑल टाइप ऑफ कंसंट्रेशन इंटेंसिव है, इंटेंसिव है, इंटेंसिव है। आप सिस्टम को 10 पार्ट में डिवाइड करो वैल्यू चेंज नहीं होगी, इंटेंसिव है। ये देखो इसके खूब एग्जांपल कराऊंगा, क्यों, क्योंकि ये पेपर में आता है, समझा समझा के ये पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं। तो बच्चों को यदि आइडिया नहीं होगा तो बेचारा टिक कैसे करेगा। बस कॉन्सेप्ट याद रखना जो मैंने बताया है, कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना, जो कॉन्सेप्ट बताया है उसको ध्यान रखो। सिस्टम को बाई पार्ट करने से यदि वैल्यू चेंज हो रही हो तो ये, और ना चेंज हो तो ये, बस इतनी बात ध्यान रखो, है ना, इतनी बात ध्यान रखो। एरिया, अब जब लेंथ चेंज हो रही है तो एरिया भी चेंज होगा, है कि नहीं। एरिया, मोल, मास, ये सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये सब क्या है, एक्सटेंसिव। ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि एनर्जी मास पर डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये देखो, मास पर डिपेंड कर रही है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये देखो, मास पर डिपेंड कर रही है। तो किसी भी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव होती है, किसी भी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव होती है। यदि तुमसे कोई कह रहा है इंटरनल एनर्जी कैसी प्रॉपर्टी है, तो यार ये क्या है, एक्सटेंसिव है, एनर्जी है ना, तो बस एक्सटेंसिव होगी। गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये क्या है, एनर्जी है ना, तो एक्सटेंसिव होगी, है ना। ये देखो हीट ऑफ रिएक्शन, ये क्या है, एनर्जी है ना, तो एक्सटेंसिव होगी। किसी भी तरह की एनर्जी, जैसे इंथैल्पी, इंथैल्पी भी क्या है, एनर्जी है, इंथैल्पी एनर्जी है तो एक्सटेंसिव होगी। किसी भी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव है। हाँ प्रिंस, तुम्हारा आंसर दूंगा अभी, पहुंचने दो मुझे वहां तक, है ना। प्रिंस कह रहा है एनर्जी डेंसिटी सर, एक बच्चे कह रहे सर डेंसिटी क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, अभी वहां तक पहुंचने दो, हाँ वहां तक पहुंचने दो, सब बताएंगे। अभी तो एग्जाम्पल दे ही रहा हूं, धीरे धीरे करके एग्जाम्पल बढ़ा रहा हूं, आप टेंशन ना लो, हाँ एक एक करके समझाऊंगा, जैसे आप अच्छे समझ पाओ, क्वेश्चन वहां कर पाओ। किसी भी तरह की एनर्जी
एक्सटेंसिव है। ठीक, बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अब एक और रूल देता हूं, एक और कॉन्सेप्ट देता हूं, जरा इस कॉन्सेप्ट को समझो। देखो, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होता है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो ऑलवेज इंटेंसिव होता है। ये एक कॉन्सेप्ट है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव होता है। और एक और कॉन्सेप्ट, ये तो आप मतलब जानते हो, बस मुझे रिफ्लेक्ट कराना है। देखो, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, नॉट एडिटिव इन नेचर, नॉट एडिटिव इन नेचर, मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड नहीं किया जा सकता है। अब ये बात मैं अभी समझा दूंगा, ठीक है, पहले लिख दूं, और इनडायरेक्टली ये बता भी चुका हूं इसी जगह पे। एडिटिव इन नेचर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर की होती है, मतलब इनको ऐड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बताओ, सिस्टम को बाई पार्ट करने से वैल्यू नहीं चेंज हो रही है तो क्या है? इंटेंसिव। तो जब वो बटी ही नहीं तो उनको ऐड करने की जरूरत क्या है? बताओ, जैसे पानी है, पानी का पीएच 7 था, अब उसको मैंने 2 पार्ट में डाल दिया। अब बताओ पीएच कितना है? अभी भी हर पार्ट का 7 है। तो अब मान लो मुझे सिस्टम की वैल्यू निकालनी है, तो उनको सम करें, तो सम करने से क्या वैल्यू आएगी? नहीं आएगी। क्यों? वो डिवाइड ही कहां हुई। तो जब डिवाइड ही नहीं हुई तो उनको सम करके टोटल वैल्यू कैसे निकाल पाओगे? और एक्सटेंसिव लो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यार मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये 10 सेंटीमीटर का था, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक 4 एक 6। अब इनको जोड़ दो तो पूरी वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? 10। मगर ये क्या थी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर की होती है। क्यों? क्योंकि उनको तुम डिवाइड कर पाते हो। तो जिसको डिवाइड कर पाओगे उसी को ऐड कर पाओगे। अब जो डिवाइड ही नहीं हुआ वो घंटा ऐड होगा, उसको ऐड कैसे करोगे? ऐड करोगे तो वैल्यू नहीं आएगी वाली। क्यों? वो डिवाइड ही नहीं हुआ था, है कि नहीं? बताओ। अब जैसे पानी है, मान लो 50 ग्राम पानी है। अब 50 ग्राम पानी को मैंने 20 ग्राम और 30 ग्राम में डिवाइड कर दिया। मास एक्सटेंसिव है तो अलग अलग हो गए। अब मुझे मान लो पुराना फिर से 50 ग्राम बनाना है, तो दोनों को ऐड कर दिया, वापस आ गया। तो इसका मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव है। 20 ग्राम 30 ग्राम ऐड किया, फिर से 50 ग्राम मिल गया, तो इसका मतलब एडिटिव है, ऐड कर सकते हो। अच्छा, अब आओ, अब पानी का पीएच है, पहले कितना था? 50 ग्राम का 7, 20 ग्राम 30 ग्राम कर दिया, अभी भी कितना है? 7, अभी भी कितना है? 7। अब इनको ऐड कर दो, 14 हो गया। तो क्या सिस्टम का 14 था? वो तो 7 ही था। तो उनको ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो डिवाइड ही नहीं हुई कभी। तो जब डिवाइड नहीं हुई तो ऐड क्यों करोगे? जब डिवाइड नहीं हुई तो ऐड कैसे करोगे? दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या एक्सटेंसिव होता है? नहीं आलम, ऐसा कोई रूल नहीं है। दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो एक्सटेंसिव होता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। अच्छा, तो अब इसके एग्जाम्पल देखो। अब जैसे बच्चे बहुत देर से पूछ रहे थे, 2-3 एग्जाम्पल मैं अवॉइड कर रहा था। जैसे देखो डेंसिटी, डेंसिटी क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना कौन सा एग्जाम्पल किस जगह पे पढ़ाना है। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव। अब ये क्या है? दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है, इसीलिए डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव। इसीलिए डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव। ये देखो, इसीलिए डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव। अब यही बात कंसंट्रेशन की होती है। कंसंट्रेशन देखो, पानी का कंसंट्रेशन मैंने पूछा तो तुम्हें दिखता है, ये डेली लाइफ है। डेली लाइफ है इसलिए बहुत जल्दी समझ गए तुम कि हाँ यार पानी का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है। मगर कंसंट्रेशन भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है। किसी भी तरह का कंसंट्रेशन क्या क्या हो सकता है? या तो मोल पर लीटर होता है, ये मोलरिटी हो गई, या फिर क्या होता है? मोल पर मास होता है, मोलरिटी हो गई। मोलरिटी क्या होती है? मोल ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी।
मोल एब्सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये मोलरिटी हो गई, ये मोललिटी हो गई, ये मोल फ्रैक्शन हो गया, ये देखो मोल फ्रैक्शन हो गया, मोल एब्सोल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूशन। अब ये देखो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का रेशियो है, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव। तो जितना भी कंसंट्रेशन होता है ऑलवेज दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो होता है, इसीलिए किसी भी टाइप का कंसंट्रेशन इंटेंसिव है। क्यों? क्योंकि किसी भी तरह का कंसंट्रेशन दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है। हाँ, गौरव कह रहा है सर क्वेश्चन कराओ इंटेंसिव एक्सटेंसिव पे। अभी हम क्वेश्चन पूछ देंगे ना तो तुम बता नहीं पाओगे, पहले पढ़ा लेने दो, नहीं तो अभी थोड़ी देर में रोते नजर आओगे यदि मैं पूछ दूंगा क्वेश्चन, है ना, तो तुम बता नहीं पाओगे। इसलिए अभी क्वेश्चन नहीं, पहले थ्योरी तो पूरी कर लो, हमें क्वेश्चन कराने में कौन सा टाइम लगना है। तो देखो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव होता है, तो इसीलिए ऑल टाइप ऑफ कंसंट्रेशन इंटेंसिव है। अब देखो जैसे कहीं ये लिख दिया जाए एनर्जी पर ग्राम, अब देखो तुम्हारा आंसर आ जाएगा एनर्जी पर ग्राम। मान लो किसी में भी पर ग्राम पर मोल लग गया, एनर्जी पर मोल, एनर्जी पर वॉल्यूम, तो ये सब क्या है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो बन गई। क्यों? एनर्जी पर ग्राम का मतलब क्या हुआ, एनर्जी डिवाइडेड बाय मास, एनर्जी पर मोल का मतलब क्या हुआ, एनर्जी डिवाइडेड बाय मोल, एनर्जी पर वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब देखो एनर्जी क्या है, किसी भी तरह की एनर्जी एक्सटेंसिव, किसी भी तरह का मास एक्सटेंसिव। अब ये दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हो गया तो ये इंटेंसिव हो गया। एनर्जी पर मोल एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, तो ये इंटेंसिव हो गया। एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव, ये इंटेंसिव हो गया। तो किसी भी तरह की डेंसिटी एक्सटेंसिव है, चाहे वो, गौर सुनो, एक बच्चा एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा था, चाहे वो एनर्जी डेंसिटी हो, चाहे वो चार्ज डेंसिटी हो, ठीक है, चाहे वो मास डेंसिटी हो, किसी भी तरह की डेंसिटी इंटेंसिव होता है। क्यों? क्योंकि वो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हो जाता है। जैसे एक बच्चा एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा था कि सर एनर्जी डेंसिटी किस तरह की प्रॉपर्टी होगी। अरे तुम एनर्जी डेंसिटी छोड़ो, चार्ज डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, ये सब इंटेंसिव है। चार्ज कैसा है, एक्सटेंसिव, चार्ज कैसा है, एक्सटेंसिव, मगर चार्ज डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव। क्यों? चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज पर वॉल्यूम या चार्ज पर मास। तो चार्ज पर, किसी में भी पर लग गए तो वो इंटेंसिव हो जाएगा, किसी में भी पर लग गए वो इंटेंसिव हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे देखो फोर्स क्या है, एक्सटेंसिव। क्यों? फोर्स इक्वल टू है m इंटू ए, ये एक्सटेंसिव है, फोर्स एक्सटेंसिव है। मगर प्रेशर क्या है, इंटेंसिव। क्यों? प्रेशर क्या है, F अपॉन ए, ये भी एक्सटेंसिव, ये भी एक्सटेंसिव, और दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है तो ये इंटेंसिव हो गया, ये इंटेंसिव हो गया है। बात समझ गए? ये देखो, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हल्के में मत लेना, बहुत यूज होगा, इससे आप आसानी से क्वेश्चन निकाल पाओगे मैथमेटिकली, इससे आप आसानी से क्वेश्चन निकाल पाओगे मैथमेटिकली। जैसे देखना, अभी मैं एक क्वेश्चन दूंगा, तुम्हारे धुआं छूट जाएंगे। अभी एक बच्चा कह रहा था ना कि सर क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो, एटॉमिक मास क्या है, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव, बताओ। एटॉमिक मास क्या है, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव, बोलो भाई गौरव। भाई देखो डिफिनीशन तो 2 मिनट का काम है, डिफिनीशन 2 मिनट का काम है, मगर उसके एप्लीकेशन बहुत टफ होते हैं। एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये क्या है, ये इंटेंसिव है। अब बच्चा कहेगा अभी तो आपने कहा था, अभी आपने मास
एक्सटेंसिव बोला है। अब मास को इंटेंसिव बोल रहे हो बेटा। एटॉमिक मास क्या होता है? एक एटम का मास। मोलर मास क्या होता है? एक एटम का मास। तो मास डिवाइडेड बाय नंबर, ये क्या है? एटॉमिक मास क्या है? एक एटम का मास। मास डिवाइडेड बाय नंबर, और नंबर भी क्या है? एक्सटेंसिव, और मास भी क्या है? एक्सटेंसिव। ये क्या है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है भाई। एटॉमिक मास की डिफिनीशन बताओ। एक एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं। तो 10 एटम का मास इतना है, तो एक एटम का मास कितना हुआ? 10 नीचे गया ना। इसका मतलब क्या है? मास पर एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। मास पर मॉलिक्यूल इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। तो पर लग गया, इंटेंसिव हो गया। तो ये एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये इंटेंसिव है। क्यों इंटेंसिव है? क्योंकि इनमें पर लग रहा है। क्योंकि इनमें पर लग रहा है। तो अभी मैं आपको और भी एग्जांपल दूंगा, इससे पहले क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन तो मैं इतने लाया हूं ना, इतने लाया हूं कि तुम थक जाओगे। देखो, पहचानो। एक टेबल, ये देखो। दो टेबल, ये देखो। सारी प्रॉपर्टी लिखी है, ये देखो। और फिर ऐसे ऑप्शनल क्वेश्चन भी हैं, ये देखो, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और ये सब इसी के प्रॉपर क्वेश्चन है। फिर मैं जाऊंगा प्रोसेस पे। तो मैं ये क्वेश्चन आपको कल कराऊंगा, क्योंकि कल अभी मैं और एग्जांपल कराऊंगा। कल मैं और देखो, पढ़ाना नहीं है, ऐसा पढ़ाना है कि तुम क्वेश्चन बना पाओ और पेपर को चीर फाड़ दो, चाहे पेपर जैसा है, चाहे पेपर जैसा है। और फिर हम कभी ये नहीं कहते कि अरे इस बार पेपर में ये आया है, मैं अगली बार पढ़ाऊंगा। मैं जो पढ़ाता हूं वही पेपर में आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि मैं पेपर को देख के नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं एक रेंज लेके पढ़ा रहा होता हूं। और उस रेंज के बाहर वो पेपर नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि नीट का पेपर ही दोगे ना, उसमें बस 20-25% टफ कर सकते हो, 20-25% इजी कर सकते हो। तो 20-25% टफ पढ़ा रहा होता हूं, और इजी तो होता ही है। तो इसलिए टेंशन ना लो। हाँ भाई, सब बच्चे एक बच्चे को बर्थडे विश कर दो, है ना, आयशा को। चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। हाँ, क्यूएसडी सब दे देंगे, सब कुछ टेलीग्राम पे डाल देंगे। हाँ, आप लोग क्यूएसडी सीट करके आना, इसके क्वेश्चन लिखूंगा वो करके आओगे, ठीक है। क्यूएसडी सीट करके आओगे और रिवीजन करके आना भाई, डेली के डेली।